ओ माय गॉड, अरे आयुष आज अकेले? अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, कल आपकी भाभी भी नहीं आई, देवर भी नहीं आया, दोनों जने नहीं आए? हाँ, ध्यान नहीं रखते भैया। भैया देखो इनके साथ क्या किए हैं, गलत काम। साई के साथ बहुत उदास उदास रहने लगा है जब से वापस आया तब से। चलिए लेट्स वेट फॉर 2 मिनट्स, फिर हम स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो डैमेज्ड मैम, दिस इज योर लास्ट डे। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो कल हम लोगों ने स्टार्ट किया नया टॉपिक एम्प्लॉय कॉस्ट। वी हैड लॉट ऑफ डिस्कशन ऑन एम्प्लॉय कॉस्ट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे हम लोगों ने डिस्कस किया कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की क्यों जरूरत होती है, किस तरीके से जब एक ऑर्गेनाइजेशन स्प्रेड होती है, बड़ी होती है, तो ऑर्गेनाइजेशन में जब ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ते हैं तो बहुत जरूरी होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन अपने ह्यूमन रिसोर्सेस को सही तरीके से मैनेज करे। एग्जैक्टली उसी तरह जैसे कि एक स्टोर कीपर अपने मटेरियल को मैनेज करता है स्टोर में, है ना। अब हमने देखा था, डिस्कस किया था कल कंसेप्ट ऑफ टाइम कीपिंग। टाइम कीपिंग का मतलब क्या होता है? इन एंड आउट टाइम का जो डिफरेंस होता है उसको कहते हैं टाइम कीपिंग। हमने डिस्कस किया था टाइम बुकिंग, जिसका मतलब होता है द टाइम एक्चुअली वर्क ऑन इंडिविजुअल मशीन्स और इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स, और दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको कहते हैं आइडल टाइम। आइडल टाइम दो टाइप का हो सकता है, नॉर्मल आइडल टाइम एंड एबनॉर्मल आइडल टाइम। और अगर वर्कर ज्यादा टाइम काम करता है, ज्यादा टाइम का मतलब है बिफोर एंड आफ्टर द नॉर्मल वर्किंग आवर्स और ऑन संडेज एंड हॉलीडेज, तो वो कहलाता है ओवर टाइम। और ओवर टाइम के केस में हमें उसे एक्स्ट्रा पे करना होता है, जिसको कहते हैं ओवर टाइम प्रीमियम। और टोटल ओवर टाइम वेजेस जो होता है इट इज इक्वल टू नॉर्मल वेजेस प्लस ओवर टाइम प्रीमियम। गो टू योर फॉर्मूला बुक एंड राइट डाउन दिस फॉर्मूला। रजिस्टर के पीछे जो फॉर्मूला बुक आप मेंटेन कर रहे हैं वो ओपन कीजिए और वहां पर जाकर फॉर्मूला लिखिए, ओवर टाइम वेजेस इज इक्वल टू, ओवर टाइम वेजेस इज इक्वल टू नॉर्मल वेजेस, ओवर टाइम वेजेस इज इक्वल टू नॉर्मल वेजेस प्लस ओवर टाइम प्रीमियम। ओवर टाइम वेजेस इज इक्वल टू नॉर्मल वेजेस प्लस ओवर टाइम प्रीमियम। भैया और भाभी को बधाई हो बधाई। शिंदे साहेब कुठे होते काल? हा, ताप होता। शुक्ला जी गुड मॉर्निंग। हाँ जी, क्या लिखा फॉर्मूला? ओवर टाइम वेजेस इज इक्वल टू नॉर्मल वेजेस प्लस ओवर टाइम प्रीमियम। ठीक है, चैप्टर का रेफरेंस अगर कहीं दे रहे हैं तो देते चलिएगा, चैप्टर नंबर 3। ओके, सो नॉर्मल वेजेस मतलब जो हम नॉर्मली पे करते हैं, ओवर टाइम प्रीमियम मतलब जो हम एक्स्ट्रा पे करते हैं, और ओवर टाइम वेजेस मतलब टोटल वेजेस दैट इज पेड फॉर ओवर टाइम। करेक्ट, ये हम लोगों ने देखा था, फॉर्मूला आप लोगों ने अभी लिख लिया है। अब हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चंस ऑन आइडल टाइम। एक एक कर शुरू करते हैं। बेसिक क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्लिक ट्रिपल ए ऑब्लिक 3.8, कम टू योर रजिस्टर एंड राइट इट डाउन। पायल अग्रवाल कह रही है सर ने क्या करा दिया? बेटा बहुत कुछ करा दिया, आधा टॉपिक खत्म हो गया, बस होमवर्क देके क्लास खत्म कर रहे हैं। गुड नाइट।
ये सब कुछ ज्यादा ही ईमानदारी की पिपाड़ी बजा रहे हैं सब जने, सलोनी कमरिया, श्रेया आर्या, ऐसा थोड़ी होता है। जो लेट आता है ना उसको डराना चाहिए, इंपॉर्टेंट होता है। चलिए क्वेश्चन 1/8/3.8 पढ़े। क्वेश्चन नंबर 1 तैयार है सभी लोग? बहुत बढ़िया। X, an employee of ABC company gets the following emoluments and benefits. What is the meaning of emoluments? नॉन मॉनेटरी बेनिफिट। लिख लीजिए जिसको नहीं पता, एमोल्यूमेंट के पास नॉन मॉनेटरी बेनिफिट। तो आप इनकम टैक्स के सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 में पढ़ते हैं परक्विजिट्स। परक्विजिट्स मतलब क्या है? एमोल्यूमेंट्स है, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स, है ना। तो अगर आपको गाड़ी मिली है कंपनी से, एमोल्यूमेंट है। गाड़ी के साथ ड्राइवर मिला है, एमोल्यूमेंट है। बारिश हो रही है, छाता मिला है, एमोल्यूमेंट है। छाता पकड़ने वाला मिला है, वो भी एमोल्यूमेंट है। तो एमोल्यूमेंट का मतलब होता है किसी भी तरीके का नॉन मॉनेटरी बेनिफिट, है ना। बहुत बढ़िया। हाँ, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट है, मतलब बेनिफिट इन काइंड मिलता है, समझ में आया? हाँ, नॉन मॉनेटरी। बेसिक पे इज ₹10,000 मंथली, मतलब हर महीने की बेसिक सैलरी है 10,000 रुपए। डीएनएस अलाउंस है 2,000 रुपए। बोनस इज 20% ऑफ सैलरी एंड डीए। थोड़ा थोड़ा आपको ऐसा लगेगा सैलरीज के क्वेश्चन कर रहे हैं। अदर अलाउंसेस आर 2,500 पर मंथ। उसके बाद में है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड इज 10% ऑफ सैलरी एंड डीए। X works for 2,400 hours per annum, out of which 400 hours are non-productive hours and treated as normal idle time. You are required to compute the effective hourly cost of employee X. मतलब X का एक घंटे का रेट क्या है ये आपको कैलकुलेट करना है, इफेक्टिव आर्ली रेट। ठीक है, तैयार है? क्यों हंस रहे हो शिंदे जी आप? चैतन्य गुड मॉर्निंग। अभी आपका जिक्र हो रहा था सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 में, परक्विजिट्स, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स। एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय को रेंट फ्री अकोमोडेशन देता है तो परक्विजिट होता है। पढ़ा है ना इनकम टैक्स भाई, ऐसे मत कर। हाँ, अच्छा ये बता, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को 1600 सीसी से ज्यादा की कार देता है तो परक्विजिट होता है। अगर 1600 सीसी से ज्यादा की कार विद ड्राइवर देता है तो परक्विजिट होता है। अगर भीगते हुए को छाता मिलता है तो परक्विजिट होता है। देखा। अच्छा, अब अगर छाता पकड़ने वाला मिल जाए तो परक्विजिट होता है। बहुत बढ़िया। चलिए कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास तो कोई परक्विजिट्स नहीं है, बेसिक सैलरी पे जी रहे हैं। लेट्स गो अहेड। ओह, अक्षत भैया आए आज, बहुत अच्छी बात है। क्या ही हेडिंग लिखेंगे यहां पर? चलो, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव आर्ली रेट। स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव आर्ली रेट। सूरज पैंट कह रहा है मुझे भी ये वाला परक्विजिट चाहिए। बेटा चैतन्य सिर्फ एक है, ऑलरेडी मल्टीपल कमिटमेंट कर चुका है। एक तो पछता रहा है, एक्स हो गया क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। ऐसे मत कर यार। देखो भाई, आखिरी 1 महीना बचा है, इतनी लेग पुलिंग तो बनती है यार। फिर शिंदे जी इसी को याद रखेंगे, देखो जाएंगे जब। बताओ। अरे मैं जानना चाहता हूं, पुणे से आसाम फ्लाइट है? नहीं है। आधे लोगों को समझा ही नहीं मैंने सवाल क्यों पूछा। इसका मेकअप ही नहीं सुधर रहा, फोन में देख रहे के मेकअप। भाई तू बिना मेकअप किए कितना पराक्रम कर चुका है। मेकअप करेगा तो हंसमुखी पड़ जाएगा तुझसे बस।
इसको कहते हैं घोर बेइज्जती। ऐसे झगड़ा नहीं करना चाहिए छोटी छोटी बात पे। खुशी, खुशी, गुड मॉर्निंग भाई। काका को बुला, बुला बुला, इनको रोज समझाना पड़ता है यार। कहां से लाए ऐसी सस्ती घड़ी? काका, अरे ऐसा मत करो यार, इसको भेज दो अकेले को, ये मेरे नाम पे बिल फाड़ेगा, इसको अकेले को भेज दो। नहीं भेज दो, भेज दो, अभी जो आ गया उसको भेज दो, क्या करें। चलो फटाक से कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, इनकम टैक्स का थोड़ा सा बेसिक रिवीजन यहां पर हो जाएगा। सबसे पहले हमें निकालना है इफेक्टिव आर्ली कॉस्ट पर मंथ, ठीक है, सभी जने फोकस करिए। जैसे सर्विस कॉस्टिंग में हमने देखा था, अगर न्यूमरेटर में मंथली कॉस्ट होती है तो डिनोमिनेटर में भी पैसेंजर किलोमीटर्स पर मंथ होना चाहिए। एग्जैक्टली उसी तरह अगर मुझे आर्ली कॉस्ट निकालना है तो मुझे न्यूमरेटर में भी मंथ और डिनोमिनेटर में भी आवर्स ऑफ मंथ लेना पड़ेगा, और अगर एनम निकालना है तो आई नीड टू डू इट अकॉर्डिंगली, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग यहां पर आते हैं और लिखते हैं बेसिक कॉस्ट। मुझे ऐसा लगता है मंथली निकाल लेते हैं, व्हाट डू यू थिंक, बेटर है। बेसिक कॉस्ट दिया है 10,000, डीएनएस अलाउंस दिया है 2,000 रुपए, 10,000 रुपीज इज द बेसिक कॉस्ट। डियरनेस अलाउंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डियरनेस अलाउंस? महंगाई भत्ता। डीएनएस अलाउंस का मतलब होता है महंगाई भत्ता। सो राइजिंग इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए होता है। तो यहां पर आपको एक टोटल मिलेगी बेसिक प्लस डीए। इनकम टैक्स के अंदर इनकम फ्रॉम सैलरीज में आपने पढ़ा है कि ये वाली जो फिगर है बहुत जगह काम आती है, बेसिक प्लस डीए, है ना। बहुत सारे बेनिफिट्स, अलाउंसेस, परक्विजिट्स इस पर्टिकुलर फिगर पे डिपेंड करते हैं। जैसे कि यहां पर दिया है बोनस है 20% ऑफ बेसिक प्लस डीए, तो बोनस एट द रेट ऑफ 20%, तो 12,000 का 20% होता है 2,400। बहुत बढ़िया। उसके बाद में अदर अलाउंसेस डायरेक्टली दिया है 2,500, $2,500। उसके बाद में दिया है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। इसके ऊपर हम अलग से चर्चा करेंगे, डिटेल में डिस्कशन करेंगे, बट अभी नहीं। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड इज 10% ऑफ सैलरी एंड डीए, तो 12,000 का 10% कितना होता है? 1,200। ओके, दैट्स ऑल, और कोई अर्निंग्स नहीं है, राइट। अब हम यहां पर लेंगे एक सब टोटल और हमें पता चलेगा व्हाट आर द टोटल मंथली अर्निंग्स। टोटल मंथली अर्निंग्स कितना आ रहा है? 18,100। बट स्टिल वी हैवंट गॉट द आंसर। हमारा सवाल यह है इफेक्टिव आर्ली रेट निकालना है, मतलब वो एम्प्लॉय अगर 1 घंटा काम कर रहा है तो उसका इफेक्टिव आर्ली रेट क्या है। इसके लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा इसको टोटल प्रोडक्टिव आवर्स से। अब एक एम्प्लॉय जो है वो एक महीने में 2,400 घंटे काम कर रहा है, 2400 आवर्स काम कर रहा है, जिसमें से 400 आर नॉन प्रोडक्टिव। आप चाहें तो खुद के लिए लिख सकते हैं, नॉन प्रोडक्टिव का मतलब हो गया आइडल टाइम, बट इट इज ट्रीटेड एज नॉर्मल आइडल टाइम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड नॉर्मल? कंसाइनमेंट अकाउंट से, फाउंडेशन से हम लोग देखते आ रहे हैं, नॉर्मल का मतलब होता है समथिंग विच इज अनकंट्रोलेबल, अनअवॉइडेबल। चाहे आप कुछ भी कर ले वो होगा ही होगा, नॉर्मल आइडल टाइम। व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल लॉसेस और नॉर्मल आइडल टाइम? द कॉस्ट ऑफ अदर यूनिट्स गेट्स इन्फ्लेटेड, बढ़ जाती है ना कॉस्ट ऑफ अदर यूनिट्स। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, 2,400 में से ऐसा समझेंगे कि 400 घंटे जो नॉर्मल आइडल टाइम था वो काम हुआ ही नहीं, मतलब प्रोडक्टिव आवर्स कितने हो गए? 2,000 घंटे। एंड देयरफॉर, अच्छा ये पर एनम है, पर एनम है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 12, तो 2,000 डिवाइडेड बाय 12 ये होता है 166.67। मैं राउंड ऑफ नहीं कर रहा हूं, इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि फिर वो इफेक्ट क्यूमुलेटिव हो जाएगा, और करना है तो कर सकते हैं 167 आवर्स, वॉट एवर यू फील। इफेक्टिव आर्ली रेट, सो 18,100 डिवाइडेड बाय 167, ये आता है
राउंडेड ऑफ आंसर एज ₹108 पर आवर। तो अब ये जो एम्प्लॉय है ये किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करेगा। प्रोजेक्ट मतलब कुछ भी हो सकता है, अगर ये आईटी इंजीनियर है तो कोई सॉफ्टवेयर के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, इंटीरियर डेकोरेटर है तो किसी पर्टिकुलर क्लाइंट का काम कर रहा है, अगर ये कोई डिपार्टमेंट में काम कर रहा है तो स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के प्रोजेक्ट, वो एक प्रोजेक्ट कहलाएगा। तो ये एम्प्लॉय किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करेगा तो उस प्रोजेक्ट पे जितने घंटे काम करेगा उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 108 से, टू गेट द प्रोजेक्ट कॉस्ट, के उस प्रोजेक्ट की एम्प्लॉय कॉस्ट कितनी है। क्लियर हो गया सभी को? बेसिक क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आया तो 4 मार्क के लिए आएगा, इससे ज्यादा का नहीं आएगा। एमसीक्यू इस पे आने के चांसेस थोड़े कम है क्योंकि एमसीक्यू के हिसाब से ये क्वेश्चन लग नहीं रहा है। ठीक है, चलिए पोस्ट करते रहिएगा पेज नंबर ऑफ योर रजिस्टर, लेक्चर रेफरेंस नंबर, इट्स लेक्चर नंबर 33 टुडे। डोंट फॉरगेट टू राइट डाउन पेज नंबर ऑफ योर रजिस्टर वेयर यू आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, और इंडेक्स में हाथों हाथ पोस्ट करते रहिए, बिकॉज ये क्वेश्चन आपको सबसे बेस्ट तरीके से अभी पता है, बाद में नहीं पता होगा, अभी सबसे बेस्ट पता है आपको। सर एक बात बताइए, सपोज मैंने अभी इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर दिया और क्वेश्चन नंबर 2 करने के बाद मुझे लग रहा है कि यार ये तो टिक मार्क वाला था, स्टार मार्क वाला था नहीं, तो मैं क्या करूं? तो सिंपल है, इस क्वेश्चन के इंडेक्स के सेकंड नंबर कॉलम में टिक मार्क कर दें। समझ में आया? फर्स्ट नंबर में स्टार मार्क कर दिया, ओवर राइटिंग करने की जगह क्या कर सकते हो, जो सेकंड नंबर कॉलम है उसमें जाके टिक मार्क कर दीजिएगा। जामुन भैया उसकी हेल्प करो ना इंडेक्स भरने में, उसको द पर्सन इन कैप, क्या उसको पता नहीं, शायद पता है ना? कोई प्रॉब्लम? ऑल ओके? चलिए आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। लेट्स डू इट, लेट्स स्टडी। अगेन आपने देखा अभी ये पहला क्वेश्चन हुआ, कोई फॉर्मूला है कुछ अलग, जैसे पूरे मटेरियल कॉस्ट में एक फॉर्मूला देखा था ईओक्यू का, है ना? इस चैप्टर में भी बस 2 फॉर्मूलाज देखेंगे हम, बाकी पूरा चैप्टर कॉमन सेंस बेस्ड टॉपिक है। ठीक है, पढ़ते हैं। इन अ फैक्ट्री वर्किंग 6 days इन अ वीक, इंपॉर्टेंट डेटा मार्क करते चलिएगा। फैक्ट्री में वर्क हो रहा है, कितने दिन हो रहा है एक हफ्ते में? 6 days इन अ वीक एंड 8 hours a day. A worker is paid at the rate of ₹100 per day, basic plus DNS allowance at 120% of basic. डेली वेजेस है यहां पर, है ना? 100 रुपए एक दिन का है। चलो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एक सवाल आ रहा है, अगर मैं पूछूं व्हाट आर द आर्ली वेजेस तो आपका आंसर क्या होगा? अगर मेरा सवाल है कि व्हाट आर द आर्ली वेजेस तो आपका आंसर क्या होगा? 12.5। कैसे आया 12.5? 100 divided by 8 hours. A worker is getting ₹100 per day. एक दिन का 100 रुपए, समझना, एक दिन का 100 रुपए, और एक दिन है 8 घंटे का, तो 100 डिवाइडेड बाय 8 आता है 12.5। बहुत बढ़िया। He is allowed to take 30 minutes off during his 8 hours shift for meal break and 10 minutes of recess for rest. तो 30 मिनट मिलता है उसको लंच ब्रेक और 10 मिनट उसको चाय का ब्रेक मिलता है, मतलब कुल मिलाकर 40 मिनट का ब्रेक मिलता है 8 घंटे की ड्यूटी में। तो अब 8 घंटे इंटू 60 मिनट मैं करूं तो 480 मिनट का एक दिन होता है। ध्यान से समझना, 480 मिनट्स का एक डे माइनस 30 प्लस 10 40 मिनट, मतलब एक दिन में प्रोडक्टिविटी कितने मिनट्स की आ रही है? 440 मिनट्स की आ रही है। ड्यूरिंग अ वीक हिज कार्ड शोड दैट हिज टाइम वाज चार्जेबल टू जॉब X 15 hours, जॉब Y 12 hours एंड जॉब Z 13 hours। एक वीक में उसने 3 जॉब्स पे काम किया है। जॉब X पे 15 घंटे, प्लीज डोंट राइट एनीथिंग, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द स्क्रीन। मुझे नहीं पता जो हम लिख रहे हैं उसको काम आएगा या ओवरराइट करना पड़ेगा। तो जॉब X एक जॉब है जिसपे उसने काम किया है, जॉब Y पे काम किया है और जॉब Z पे काम किया है। कितने कितने घंटे काम किया है? 15, 12 एंड 13। 15 hours, 12 hours एंड 13 hours। अच्छा एक बात बताइए, क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन वापस पढ़िए और एक बार चेक करिए कि वीकली आवर्स काम कितना होना चाहिए।
वीकली काम कितने आवर्स होना चाहिए टोटल इन अ डे ऑफ 8 आवर्स एंड 6 डेज वीक, 6 8 जा 48 आवर्स, वर्किंग वीक कितना है 48 आवर्स, और इन तीनों की टोटल लीजिए 15 प्लस 12 प्लस 13, ये तो 40 हो रहा है, मतलब 8 घंटे चले गए, 8 घंटे चले गए, वो 8 घंटे कहां चले गए सर, 4 घंटे या 40 मिनट हर रोज का कहां जा रहा है नॉर्मल आइडल टाइम, फिर भी कुछ माइनस दिख रहा है ना, व्हाट डू यू थिंक, मतलब देखो 48 आवर्स का वीक है, माइनस करते हैं 30 मिनट का लंच ब्रेक, 10 मिनट का रिसेस इंटू 6 दिन है ना, तो 40 इंटू 6 240 मिनट, और इसको कन्वर्ट करना है आवर्स में डिवाइडेड बाय 16, मतलब 4 घंटे हो गया आपका नॉर्मल आइडल टाइम, मतलब आपका इफेक्टिवली यहां पर कैलकुलेशन होना चाहिए 44 आवर्स। ये क्लियर हुआ सभी को, चेक करिए। लेकिन ऊपर जो उसका काम हमने देखा है, जो टाइम बुकिंग हुआ है, वो टाइम बुकिंग तो 40 घंटे हुआ है, मतलब 4 घंटे का क्या हुआ है एबनॉर्मल आइडल टाइम। यहां तक सबको समझ में आया, क्लियर हुआ, कोई डाउट परेशानी किसी को, वापस चेक कर लो। एक वीक है 48 आवर्स का, वो है टाइम बुकिंग, 48 आवर्स में एक दिन में 8 घंटे और एक हफ्ते में 6 दिन, क्लियर हो गया सबको, वापस समझते चलिएगा। जो 8 घंटे का एक दिन है उसमें एम्प्लॉय 2 ब्रेक्स ले रहा है, एक 30 मिनट का लंच ब्रेक और 10 मिनट का टी ब्रेक, रिसेस मतलब टी ब्रेक, मतलब 40 मिनट। अब मैं डेली उसको आवर्स में कन्वर्ट करने की जगह वीकली कैलकुलेशन कर रहा हूं, तो 40 मिनट एक दिन का इंटू 6 दिन, एक हफ्ते में 240 मिनट्स का ब्रेक टाइम जा रहा है। कैन यू अवॉइड इट? नहीं कर सकते, ये अनअवॉइडेबल है। तो 240 को मैं डिवाइड करता हूं 60 मिनट से, मतलब 4 घंटे। 4 घंटे का कौन सा टाइम है ये? नॉर्मल आइडल। तो 48 आवर्स में से 4 आवर्स चले गए, बचते हैं 44 आवर्स। अब 44 आवर्स उसने काम करना चाहिए, लेकिन भाई साहब उसने काम कितना किया है? 15 घंटे जॉब एक्स पे, 12 घंटे जॉब वाई पे, 13 घंटे जॉब जी पे, मतलब 40 घंटे काम किया है। द टाइम विच वॉज नॉट बुक्ड वॉज वेस्टेड इन वेटिंग फॉर अ जॉब। जो टाइम यूज नहीं हुआ है वो वेस्ट हो गया। कितना है वो कैलकुलेशन? 4 घंटे। ये कैलकुलेशन सबको क्लियर हुआ? इसको हम कौन सा आइडल टाइम कहेंगे? एबनॉर्मल आइडल टाइम। इन कॉस्ट अकाउंटिंग स्टेट हाउ वुड यू अलोकेट द वेजेस ऑफ द वर्कर फॉर द वीक। एक वीक के वेजेस को आप अलोकेट कैसे करेंगे? मतलब पिछले क्वेश्चन में जो हमने 108 रुपए का आर्ली रेट निकाला है ना, सपोज करिए बस वही फिगर आई है, उसको हमें बस इनसे मल्टीप्लाई करना है। 108 इंटू 15 घंटे जॉब एक्स को चार्ज होगा, 108 इंटू 12 घंटे जॉब वाई को चार्ज होगा, और 108 इंटू 13 घंटे जॉब जी को चार्ज होगा। लेकिन जो एबनॉर्मल है वो कहां जाएगा? कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट में जाएगा। समझ में? लेकिन यहां पे 108 नहीं, यहां पे जो फिगर है वो हमें निकालना पड़ेगा। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है, चलो अब क्या करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं। व्हाट इज हिज डेली वेजेस? ₹100 पर डे। ओके, चलिए कम टू योर रजिस्टर्स, राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 2 ऑब्लिक ट्रिपल ए ऑब्लिक व्हाट इज द पेज नंबर 3.8। क्वेश्चन नंबर 2 ऑब्लिक ट्रिपल ए ऑब्लिक 3.8। यहां पर आप आके लिखेंगे अलोकेशन ऑफ वेजेस। अलोकेशन का मतलब समझ में आया सभी को? अलोकेशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। तो जो भी टोटल वेजेस है, चार्जेबल है, पेएबल है एम्प्लॉय को, उसको हम कहां कहां चार्ज करेंगे, कैसे चार्ज करेंगे? अलोकेशन ऑफ वेजेस। हम लोग एक एम्प्लॉय की वीकली अर्निंग्स कैलकुलेट करेंगे। वीकली अर्निंग्स यहां पर दिया है 100 रुपीज पर डे इज बेसिक वेजेस।
तो ₹100 पर डे इनटू हाउ मेनी डेज, 6 डेज, ये हो गया उसका बेसिक वेजेस, प्लस डियरनेस अलाउंसेस 120% ऑफ बेसिक वेजेस। तो मैं यहां पे करता हूं प्लस 120% ऑफ बेसिक वेजेस। ओके, सो 100 इंटू 6, 600 रुपए प्लस 120%, इज इट कमिंग टू 1320 रुपीज। ये है एक एम्प्लॉय के एक वीक की अर्निंग, एक एम्प्लॉय के एक वीक की अर्निंग। और अब हम यहां पर निकालेंगे व्हाट इज देयर इफेक्टिव आर्ली रेट। इट इज इक्वल टू वीकली अर्निंग्स divided by weekly effective hours। वीकली अर्निंग्स हमने कितनी निकाली है दोस्तों, 1320 डिवाइडेड बाय वीकली इफेक्टिव आवर्स है 44 आवर्स। मतलब 1 घंटे का एम्प्लॉय कॉस्ट कितना है, ₹30 पर आवर। ये वही फिगर है जो पिछले क्वेश्चन में थी, 108 रुपए। समझ में आया? अब मुझे सिंपल सवाल पूछा है, देखो जो हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था उसको यहां अप्लाई करना है। हम पिछले क्वेश्चन में बस ये फिगर निकालकर रुक गए थे क्योंकि बेसिक क्वेश्चन था। अब इस फिगर को यूज कैसे करते हैं, तो जहां जहां उस एम्प्लॉय ने काम किया है वहां वहां पे उसकी लेबर कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगी। तो जॉब एक्स पे 15 घंटे एट द रेट ऑफ ₹30 पर आवर, एट द रेट ऑफ ₹30 पर आवर, एट द रेट ऑफ ₹30 per hour, at the rate of ₹30 per hour। पहले कैलकुलेशंस लिखेंगे और फिर ट्रीटमेंट लिखेंगे इसी के आगे। तो 30 इंटू 15, 450 रुपए। ट्रीटमेंट क्या होगा सर इसका, सिंपल है, डेबिट टू जॉब एक्स अकाउंट 360, डेबिट टू जॉब y account 390, डेबिट टू जॉब z अकाउंट। और यहां पर क्या होगा, डेबिट टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट। Now this is a perfect 4 or 5 mark question that can be asked in exam। फाइनेंशियल अकाउंटिंग से हम लोग देखते आ रहे हैं कि अगर किसी भी तरीके की एबनॉर्मल कॉस्ट होती है तो वो एबनॉर्मल कॉस्ट हमेशा P&L अकाउंट में जाती है, जैसे कि गुड्स लॉस बाय फायर, है ना, लॉस बाय थेफ्ट, कैश एम्बेजलमेंट, लॉस बाय एनी नेचुरल कैलामिटी वेदर इट इज फ्लड और अर्थक्वेक। ये सभी लॉसेस कहां पर डेबिट होते हैं, P&L अकाउंट में डेबिट होते हैं। तो जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में P&L होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्टिंग P&L होता है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 में, जिसका नाम है कॉस्ट लेजर अकाउंटिंग। Done all of you? Any doubts, anyone? सर क्या प्रैक्टिकल लाइफ में यही तरीका यूज होता है? आंसर है यस। इनफैक्ट जस्ट टू टेल यू, हम लोग एकाग्रता में बैच वाइज, मेरे कंट्रोल के लिए फॉर द पर्पस ऑफ MIS बैच वाइज प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए यही तरीका यूज करता हूं। कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, अंशुल अग्रवाल, ठीक है, अंशुल अग्रवाल जो भी अमाउंट अंशुल अग्रवाल को मिलता है दैट गोज इन न्यूमरेटर। जैसे यहां पर है ना इफेक्टिव वीकली अर्निंग्स, उस तरीके से वीकली अर्निंग्स नहीं निकालते, उसको कभी हम क्वार्टरली करते हैं, कभी हम एनुअली करते हैं, बिकॉज इट चेंजेस विद द नंबर ऑफ बैचेस, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। उसको डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ आवर्स इन अ ईयर। तो आपको क्या मिल जाएगा, इफेक्टिवली रेट पर आवर।
ये समझ में आ गया? अब ये जो इफेक्टिवली रेट पर आर है उसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं विद द नंबर ऑफ आवर्स टॉट इन डिफरेंट बैचेस, तो मुझे लेबर कॉस्ट मिल जाती है ऑफ अंशुल अग्रवाल फॉर दैट रिस्पेक्टिव बैच। अब अगर आप अपने बैच का कॉस्ट शीट बनाएंगे, पहले आता है मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट में कैन आई इंक्लूड द बुक्स कॉस्ट, एग्रीड। फिर आएगा लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट में क्या आएगा, एजुकेटर कॉस्ट, क्लियर। और फिर आएगा ओवरहेड्स, ओवरहेड्स में क्या क्या आएगा, व्हाट डू यू थिंक? एक एक करके आते हैं। ओवरहेड्स में क्या क्या आएगा? इलेक्ट्रिसिटी आ गया, उसको कुछ हद तक मैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी बोल सकता हूं। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी कम्स इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अग्रीड है, जैसे पावर एंड फ्यूल होता है, ठीक है। और यूटिलिटी, वॉशरूम और ड्रिंकिंग वाटर अरेंजमेंट। फिर काका की सैलरी, इट विल गो एज ओवरहेड्स। बाहर जो सपोर्ट स्टाफ बैठता है उसकी सैलरी, इट विल गो एज ओवरहेड्स। अच्छा, बाकी ऑफिस का जो एक्सपेंस आता है, इट विल गो एज ओवरहेड्स। यहां का रेंट जो है, इट विल गो एज ओवरहेड्स। सोसाइटी का मेंटेनेंस जो आता है, इट विल गो एज ओवरहेड्स। टेक्नोलॉजी फीस जो आती है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा, बिकॉज इट गोज एज अ परसेंटेज टू क्लास प्लस। तो एक परसेंटेज होता है जो टेक्नोलॉजी पार्टनर को जाता है, तो दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स गोज एज ओवरहेड्स, करेक्ट। आप समझ रहे हैं? और फिर लास्ट में जाकर आपको पता चलता है कि इस बैच में प्रॉफिट है या इस बैच में लॉस है। आर यू गेटिंग कैलकुलेशंस, एवरीथिंग क्लियर हुआ आप सब लोगों को? एग्जैक्टली उसी तरह ये जो डेटा हमने अभी निकाला ना, ये बहुत काम आएगा कल चलकर। आप अपनी लाइफ में कोई बिजनेसमैन बनते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तो ये रियली इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू, करेक्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। राइट डाउन लेक्चर नंबर रेफरेंस, राइट डाउन पेज नंबर वंस अगेन, लेक्चर नंबर 33, राइट डाउन पेज नंबर, इंडेक्स में पोस्ट करिएगा। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को रिवाइज करना चाहिए। इट विल टेक हार्डली 2 or 3 minutes व्हेन यू विल डू रिवीजन ऑफ दिस क्वेश्चन, बट रिवाइज करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, अब पहले और दूसरे क्वेश्चन हो गए थे आइडल टाइम पे, अब 3 और 4 हम लोग देख रहे हैं ओवर टाइम पे। इंडेक्स में आप लिख सकते हैं क्वेश्चन 1 और 2 के पर्टिकुलर्स कॉलम में आइडल टाइम, क्वेश्चन 3 और 4 के केस में ओवर टाइम। क्वेश्चन नंबर 3/8/3.8। ओके, पढ़े क्वेश्चन, रेडी सभी? ओके, कैलकुलेट द अर्निंग्स ऑफ ए एंड बी फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर अ मंथ एंड अलोकेट द एम्प्लॉय कॉस्ट टू ईच जॉब एक्स वाई एंड जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है, यहां पे आपको अर्ली अर्निंग्स भी कैलकुलेट करना है और आपको जॉब की एम्प्लॉय कॉस्ट भी निकालनी है। 2 एम्प्लॉयज की निकालनी है, अभी तक हमने एक की देखी थी, ठीक है। बेसिक वेजेस है, डियरनेस अलाउंस है, डियरनेस अलाउंस इज परसेंटेज ऑफ व्हाट, बहुत बढ़िया। कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड ऑन बेसिक वेजेस, ऑन ओनली बेसिक वेजेस बोला, इसमें डीए नहीं है। कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज ईएसआई? सरकारी इंश्योरेंस होता है, मैंडेटरी होता है फॉर द कंपनीज हु आर कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉयर। जो भी उस डेफिनेशन में कवर होते हैं, मतलब उसमें जो रिक्वायरमेंट है वो है मिनिमम 20 एम्प्लॉयज की। अगर किसी संस्था के पास 20 एम्प्लॉयज होते हैं तो उनको ये सारे रूल्स लग जाते हैं, प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, ग्रेचुटी और ईएसआई। तो ईएसआई इज बेसिकली आप सरकारी हॉस्पिटल में जाकर मुफ्त में इलाज करवा सकते हो, या फिर वो हॉस्पिटल्स जो ईएसआई से कनेक्टेड होते हैं। जैसे हम लोग प्राइवेट में मेडिकल इंश्योरेंस करवाते हैं, ये एक मेडिकल इंश्योरेंस है, बट डिफरेंस ये कि प्राइवेट का जो मेडिकल इंश्योरेंस होता है उसका हॉस्पिटल का नेटवर्क काफी बड़ा होता है, जबकि ईएसआई का जो मेडिकल नेटवर्क होता है उसके हॉस्पिटल्स काफी छोटे होते हैं। बहुत थोड़ा सा डिडक्शन होता है, 2% आप देख रहे हैं बेसिक वेजेस पे, और ओवर टाइम दिख रहा है इन केस ऑफ ए। बी के केस में कोई ओवर टाइम नहीं है।
ठीक है, द नॉर्मल वर्किंग आवर्स फॉर द मंथ आर 200. ओवर टाइम पेड इज पेड एट डबल ऑफ द नॉर्मल वेजेस एंड डियरनेस अलाउंस. Employers' contribution to ESI and PF are at equal rates and employees contribution. The two workers were employed on job X, Y and Z in the following proportions. तो किस वर्कर ने अपने समय का कितना परसेंटेज टाइम किस जॉब पे दिया है वो डिटेल्स आपको यहां पर दी गई है ना, वो टेबल आपको यहां दिया गया है. ओवर टाइम वॉज डन ऑन जॉब वाई. ए ने जो ओवर टाइम किया है वो किस जॉब पे किया है, वाई पे. तो मुझे बताओ ओवर टाइम की जो एक्स्ट्रा कॉस्ट होगी वो कौन से जॉब पे जाएगी. समझ में आया, पक्का लॉजिकल लग रहा है, कुछ डिफिकल्ट. 100% कोशिश करना चाहोगे, रफ बुक में करना, फेयर बुक में मत करना. फॉर्मेट क्या बन रहा है माइंड में, पर्टिकुलर्स ए एंड बी. आई गिव यू 7 minutes, गो फॉर इट.
लास्ट 1 minute लेफ्ट। हो गया? चेक करिए ये आंसर है क्या जो ये लिख रहा है। चलिए मैं सॉल्व करके दिखाता हूं, फोकस कीजिएगा सभी जने। नाउ you'll simply prepare a statement of calculation of effectively earnings per hour first. Do you agree with me, all of you? So statement goes particulars and A and B. The basic wages are 10,000 and 6,000. So I'll write basic wages 10,000 and 16,000. Okay. ये बेसिक वेजेस हो गए 10,000 और 16,000। इसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे डीएनएस अलाउंस जो कि है परसेंटेज 50%। तो डीएनएस अलाउंस एट द रेट ऑफ 50%, तो ये होगा 5,000 और ये होगा 8,000। क्योंकि हमें इसकी टोटल काफी जगह पे लगती है इसीलिए हम एक सब टोटल यहां पर ले लेते हैं 15,000 and 24,000. Check all of you, is this correct? Now it says contribution to provident fund. Contribution to provident fund कितना है contribution? 8% of direct wages. तो ये हो गया 800 रुपए और ये हो गया 1280 रुपए। अब ये अर्निंग है या ये डिडक्शन है? कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड अर्निंग्स है या डिडक्शन है? कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड ऑन बेसिक वेजेस दिया है, कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई ऑन बेसिक वेजेस दिया है, अर्निंग्स है या डिडक्शन है? सोचो, सवाल क्या पूछा है? कैलकुलेट दी अर्निंग्स ऑफ एन एम्प्लॉय। ठीक है, अर्निंग्स क्या होता है, डिडक्शन क्या होता है? फोकस करिएगा यहां पर सभी जने। थोड़ा सा मैं एक साइड लाइन पे एक्सप्लेनेशन देता हूं टू गिव यू बेटर आइडिया। हैव यू हर्ड अबाउट द कंसेप्ट ऑफ सीटीसी? इसका फुल फॉर्म होता है कॉस्ट टू कंपनी। अच्छे से समझना, मैं बाद में टाइम दूंगा, ये क्वेश्चन कंप्लीट करके फिर लिख लीजिएगा। सीटीसी का मतलब होता है कॉस्ट टू कंपनी। कॉस्ट टू कंपनी का मतलब होता है द टोटल कॉस्ट इंकर्ड बाय कंपनी ऑन अ पर्टिकुलर एम्प्लॉय। इट इंक्लूड्स द कैश सैलरी, इट इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ ऑल द परक्विजिट्स। लेकिन सीटीसी इज डिफरेंट फ्रॉम इन हैंड सैलरी। What is the meaning of in hand salary? It is the salary actually received by employee after all the deductions. समझ में आया? Salary received after all deductions. अब यहां पर हम लोगों के लिए दो चीजें समझना जरूरी है कि एम्प्लॉय की अर्निंग कितनी होती है और एम्प्लॉय को सैलरी पेबल कितनी होती है, बिकॉज ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। जितना मैं कमाता हूं जरूरी नहीं है उतना मुझे मिले। एग्जांपल देता हूं, मेरा डेलॉइट में पैकेज लगा था 6.29 लाख पर एनम, ये मेरा सीटीसी था। ठीक है, आई एम श्योर आप में से कुछ लोग कर रहे होंगे और मैं भी यही करता था, कैलकुलेटर पे लेता था 6,29,000 डिवाइडेड बाय 12 महीने। एक महीने की इफेक्टिवली सैलरी हो गई यहां पर कितनी? 52,417 पर मंथ। लेकिन आपको पता है मुझे एक्चुअली हाथ में इतना नहीं मिलता था। मेरी इन हैंड सैलरी जो आती थी डिपेंडिंग करता है अलग अलग महीने की, तो किसी महीने 39,000 आती थी तो किसी महीने 42,000 रुपीज आती थी। तो सर ये क्या है? कमा तो आप रहे हो 52,417 पर मंथ और आपके हाथ में आ रहा है 39,000 से 42,000। ये बाकी का पैसा क्या है? खर्चा है, उड़ गया? नहीं, ये मेरा ही पैसा है, ये मेरी अर्निंग है, पर ये मुझे अभी नहीं मिल रहा है। तो सर कब मिलेगा? बाद में मिलेगा।
तो सर गया कहां, अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से देखिएगा। जब भी मैं किसी एम्प्लॉय की टोटल अर्निंग्स कैलकुलेट करता हूं तो अर्निंग्स में क्या क्या आता है, सबसे पहले आता है उसका बेसिक पे, मतलब बेसिक सैलरी। उसके बाद आता है डियरनेस अलाउंस। उसके बाद आता है एनी अदर टाइप ऑफ अलाउंसेस। जैसे कोविड के अंदर हम लोग एम्प्लॉइज को एक इंटरनेट अलाउंस देते थे। कोविड में हर कंपनी में एम्प्लॉइज को इंटरनेट अलाउंस अलग से दिया जाता था, बिकॉज वो जो अलाउंस होता था वो किस लिए होता था, क्योंकि आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। नॉर्मली हर एक इंसान के घर पे वाईफाई नहीं होता है, राइट? लेकिन अगर आप वर्क फ्रॉम होम करेंगे तो आपको वाईफाई लगाना पड़ेगा, और वाईफाई लगाओगे तो उसका एक्स्ट्रा खर्चा लगेगा। तो कंपनी ने अपने एम्प्लॉइज को कंपेंसेट किया। अच्छा देखो, इसका बेनिफिट भी समझना, क्या ना इसे वर्क फ्रॉम होम के वजह से कंपनीज की ओवरहेड कॉस्ट कम हुई होगी? ये भी तो सोच के देखो। जो कंपनी बड़े बड़े प्रीमाइसेस मेंटेन करती थी, रेंट कम हो गया था। अच्छा, बिजली का बिल कम हो गया, बाकी जो चाय पानी का खर्चा होता है, यूटिलिटी का खर्चा होता है, वो कम नहीं हुआ, सिग्निफिकेंटली कम हुआ। फिर बाद में एक और अलाउंस दिया, मतलब सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है। वर्क फ्रॉम होम अलाउंस, चलो यहां लिखता नहीं हूं, अदर अलाउंस बताया, वर्क फ्रॉम होम अलाउंस। अब क्या हुआ, ये लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया। सबको पहले लगा महीने 2 महीने की कहानी है, इंटरनेट लगाना कौन सी बड़ी बात है, बुलाया इंटरनेट वाले को, लगाया। अच्छा, इंटरनेट वालों का धंधा जबरदस्त चला उस समय, क्योंकि हर घर में जाके इंटरनेट लगा रहे हैं। लेकिन जब ये लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ तो सबको लगा कि भैया अब तो घर में एक ऑफिस होना चाहिए। कितने टाइम पलंग पे बैठकर तकिए को गोदी में रख के उस पर लैपटॉप रख के काम करेंगे? अब तो ये आदत बन गई है। तो सबके घरों में टेबल आने लगी, चेयर आने लगी। फिर जब टेबल चेयर, मैं आपको लिटरली एक प्रैक्टिकल सिनेरियो बता रहा हूं, टेबल चेयर जब आई तो घर में चू चा की आवाजें आने लगी। हम यार जूम कॉल पे है ऑफिस के, और घर में कुकर की सीटियां बज रही, उधर बॉस कॉल पे पूछता था, अच्छा आलू उबल रहे हैं, आलू के पराठे बन रहे हैं। आपने देखा है, ये बड़ी कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में आ जाते हैं। घर में सब जने खेल रहे हैं, लूडो पबजी ये सब खेल रहे थे, हो इतनी आवाज होती थी, काम करने वालों के लिए बहुत डिफिकल्ट होता था। फिर सबको क्या महसूस हुआ कि चलो टेबल चेयर तो आ गई, अब एक अलग रूम होना चाहिए। तो वर्क फ्रॉम ऑफिस के नाम पे सबने अपने घर में एक अलग से रूम तैयार किया, होम ऑफिस के नाम पे। ट्रस्ट मी गाइस, इतनी इंटरेस्टिंग केस स्टडी है। उसके बाद बिल्डर्स ने अब जो घर बनाए ना, वो घर में कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया है 3 BHK प्लस होम ऑफिस। जो नए फ्लैट्स बन रहे हैं उन फ्लैट्स में कल्चर आया है, कल्चर ऑफ होम ऑफिस। आपकी जानकारी के लिए, ये कल्चर दुबई में मैं 10-15 सालों से देख रहा हूं ऑलरेडी। जब मैं 2012-13 में दुबई में रहता था तब मैं ये कल्चर देखता था। हर घर के अंदर एक होम ऑफिस होता ही होता था, चाहे आप ऑफिस से काम कर रहे हैं तो भी। और लॉजिकल है कि भाई घर पे आने के बाद अगर आपको कोई काम करना है तो एक डेडिकेटेड जगह चाहिए। तो वहां पर दुबई में क्या करते थे, जैसे ड्राइंग रूम जो है, ड्राइंग रूम में एक ग्लास का पार्टीशन बना, जैसे हमारे पूजा घर होता है भगवान का, उस साइज का। होम ऑफिस कोई बहुत बड़ा थोड़ी चाहिए, आपको एक लैपटॉप रखना है, एक पावर केबल चाहिए, एक चेयर रखनी है, दैट्स ऑल। तो आप समझ लीजिए जितनी ये टेबल है करीबन 6 फीट की, उतनी एरिया का एक होम ऑफिस बनाते। तो बिल्डर्स ने नया कंसेप्ट बना दिया, उसका अलाउंस मिला। ठीक है, बेसिक हो गया, सैलरी हो गया, अदर अलाउंसेस हो गया। सर मेरे अर्निंग्स में और क्या क्या आते हैं बहुत सारे परक्विजिट्स। सेक्शन 17(2) में पढ़ा है ना, वैल्यू ऑफ परक्विजिट इज चार्जेबल एज सैलरी, है ना। कंपनी में फूड कूपन्स दिए जाते हैं। फूड कूपन्स का कंसेप्ट पता है आपको? फूड कूपन्स का मतलब होता है, जैसे सोडेक्सो एक ब्रांड है, तो सोडेक्सो के कूपन्स दिए जाते हैं हर महीने हर एम्प्लॉय को। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं जब डिलॉयट में था मुझे 2000 रुपए के हर महीने फूड कूपन्स मिलते थे, जिसको आप जाकर किसी भी दुकान पे रिडीम कर सकते हो। किसी भी रेस्टोरेंट में जाकर आप पैसों की जगह वो फूड कूपन्स दे सकते हो। अब इजंट इट लाइक योर सैलरी? तो सर एक बात बताओ, फिर ये फूड कूपन्स क्यों देते हैं? आपके टैक्स सेविंग के लिए। अगर इसको डायरेक्ट बेसिक में डाल देते थे तो आपकी सैलरी चार्जेबल टू टैक्स ज्यादा होती थी। फूड कूपन्स जो है ये आपके टैक्सेशन को रिड्यूस करते हैं। मतलब कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉइज का सैलरी स्ट्रक्चर जब बनाती है ना, ये सोचकर बनाती है कि मेरे एम्प्लॉइज का टैक्स मिनिमल लगना चाहिए और मैक्सिमम बेनिफिट में। देखो भैया, कंपनी का खर्चा तो उतना ही हो रहा है, लेकिन अगर एम्प्लॉय के पास कम पहुंच रहा है तो फुकट सरकार के पास पैसा जा रहा है। तो कंपनी क्या सोचती है, चलो HRA भी डाल दो, चलो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस भी डाल दो, चलो सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस भी डाल दो।
मेडिकल अलाउंस भी डाल दो। मतलब ये कुछ ऐसे अलाउंसेस हैं जिसका बिल अगर आप प्रेजेंट करते हो, जैसे इंटरनेट अलाउंस है, अगर आपने इनवॉइस प्रेजेंट किया, एम्प्लॉय ने इनवॉइस प्रेजेंट किया, क्या मैंने एक्चुअली महीने का 1200 रुपए इंटरनेट का खर्चा किया है, वो पूरा 1200 रुपए टैक्स से एग्जम्प्ट हो जाता है। समझ में आया आप लोगों को? अब समझना, इसमें कुछ और अर्निंग्स आते हैं, जैसे कि क्या, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी एंड ESI। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो तीन चीजें हैं, प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, ग्रेच्युटी का मतलब होता है गिफ्ट। द ग्रेच्युटी एक्ट 1972 सेज दैट एवरी एम्प्लॉयर इज सपोज टू गिफ्ट 1 सैलरी टू हिज एम्प्लॉय एवरी ईयर। फिर उसमें क्या है कि ये गिफ्ट आप किसी भी नाम से दे सकते हो, इसीलिए तो दिवाली पे बोनस मिलता है। ये दिवाली पे बोनस देने की किसी एम्प्लॉयर की इच्छा नहीं होती है, जबरदस्ती देना पड़ता है, क्योंकि ग्रेच्युटी एक्ट बना है, तो उसका परसेंट आता है 8.33%। अब ये 8.33% कैसे आता है मैं आपको सिखाता हूं। टेक ऑन योर कैलकुलेटर। 100 डिवाइडेड बाय 12 आ गया। तो 100% जो आपकी सैलरी है ना, उसको आप 12 महीनों से डिवाइड करोगे तो आपको एक महीने की सैलरी मिलेगी। तो हर एक महीने की सैलरी कितनी हो गई? 8.33%। तो रियली स्पीकिंग, मैं ये सब चीजें आपको इतनी डिटेल में क्यों सिखा रहा हूं? आई कुड हैव स्किप दिस डिस्कशन एंड गॉन टू क्वेश्चन, क्योंकि क्या पता कल आप में से कोई एम्प्लॉयर बने और अपने एम्प्लॉय का पे स्ट्रक्चर डिजाइन करे। तो ये चीजों का ध्यान रखना है कि जब आप अपने एम्प्लॉय को हायर करते हो ना और उसका पैकेज डिसाइड करते हो, तो पैकेज में 12 महीने की सैलरी मत पकड़ना, 13 महीने की पकड़ना। मतलब अगर मैं किसी एम्प्लॉय को 12,500 रुपए मंथली सैलरी देने को तैयार हूं, तो 12,500 इंटू 12, मुझे लगेगा कि मेरा साल भर का खर्चा 1.5 लाख है। अब साल भर का खर्चा 1.5 लाख ही रखना है, मुझे वो बढ़ाना नहीं है। अब एक काम करो, इसको 12 से नहीं, इसको डिवाइड करो 13 से। तो अब जब वो एम्प्लॉय से बैठोगे ना बात करने के लिए, तो उसको ऑफर 12,500 मत करना, 11,500 करना। समझ में आया? क्योंकि जब आप 11,500 ऑफर करोगे तो 12 महीने की सैलरी और एक महीने की ग्रेच्युटी मिलाकर आपकी टोटल एनुअल कॉस्ट जो है वो 1.5 लाख रुपए रहेगी। इसीलिए देखना, कोई भी कंपनी जब भी आपको हायर करती है तो वो एनुअल कॉस्ट पे बात करती है, मंथली कॉस्ट पे बात ही नहीं करती है। समझ में आया? और एनुअल को कभी भी 12 से डिवाइड करना ही मत, क्योंकि वो मिलेगा नहीं। मैंने डिलॉयट का कैलकुलेशन बता दिया ना आपको, 6.29 लाख पर एनम। हम लोग नॉर्मल लोग, गंवार लोग, तुच्छ लोग कैलकुलेशन करते हैं डिवाइडेड बाय 12 करके, वो डिवाइडेड बाय 12 होता ही नहीं है, क्योंकि ये टोटल सीटीसी में अर्निंग आती है। अर्निंग इंक्लूड्स नॉन कैश। ये जो पीएफ, ग्रेच्युटी और ईएसआई है, इन तीनों के दो कंट्रीब्यूशन होते हैं। एक जिसको कहते हैं एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन और दूसरा जिसको कहते हैं एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन। अब समझना, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन जो होता है, इट इज एन अर्निंग फॉर एम्प्लॉय। क्या होता है? अर्निंग फॉर एम्प्लॉय। किसी भी एम्प्लॉय की वो अर्निंग होती है, लेकिन एम्प्लॉय का खुद का जो कंट्रीब्यूशन होता है, इट इज अ डिडक्शन फॉर एम्प्लॉय। अभी मत लिखना, पहले वो क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे फिर आप लिखना। समझ में आया? इट इज अ डिडक्शन फॉर एम्प्लॉय। सर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कहां दिखता है? अरे ये सब जो पेमेंट दिख रहा है इसी में है। एम्प्लॉय इसी में से कुछ पैसा निकाल कर देता है। तो अब यहां पर एम्प्लॉय की अर्निंग निकालते हैं, बेसिक, डीए, अदर अलाउंसेस, परक्विजिट्स, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, ये सारी चीजें कैलकुलेट करने के बाद हमको क्या मिलता है? किसी भी एम्प्लॉय की टोटल अर्निंग्स। यहां तक क्लियर हुआ सभी को? इसको कहते हैं टोटल अर्निंग्स। लेकिन दोस्त, अब जब उसको पेमेंट करेंगे तो पेमेंट इसको डिवाइड बाय 12 करके नहीं मिलेगा। अब पेमेंट में क्या क्या डिडक्ट होगा? माइनस करते हैं, लेस डिडक्शंस। क्या क्या डिडक्शंस होंगे? सबसे पहला डिडक्शन होगा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड,
ग्रेचुटी और ईएसआई। ये क्लियर हो गया? अच्छा, डिडक्शन में सिर्फ एम्प्लॉयर का पैसा नहीं जाएगा, और किसका जाएगा? एम्प्लॉई का भी जाएगा। जितना होता है एम्प्लॉयर का उतना ही एम्प्लॉई का होता है, सेम होता है। एम्प्लॉईज कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, ईएसआई। ये क्लियर हो गया? इसमें से और डिडक्ट होता है टीडीएस, इनकम टैक्स। समझ में आ रहा है? टीडीएस। और ये तीनों चीजें डिडक्ट होने के बाद जो आता है उसको कहते हैं टोटल सैलरी पेबल। तो बेसिकली नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो टॉपिक फाउंडेशन में पढ़ा है, उसकी भाषा में ये है सैलरी ड्यू और ये है सैलरी पेड। आया सबको समझ में? सर फिर एक बात बताइए, हर महीने ये पीएफ का कंट्रीब्यूशन डिडक्ट होता है और दोनों का, एम्प्लॉयर का भी एम्प्लॉय का भी। हाँ, तो सर फिर ये पैसा कब मिलेगा? रिटायरमेंट के समय। ये आपका पैसा है, जमा हो रहा है। कहां जमा हो रहा है? सरकार के पास, प्रोविडेंट फंड का। सर ग्रेचुटी मिलेगा आपको, हर साल मिलेगा। समझ में आया? सर अगर मैं प्रोविडेंट फंड को बिफोर मैच्योरिटी विड्रॉ करना चाहूं तो मैं कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हो। आपने सैलरीज में पढ़ा होगा, इफ प्रोविडेंट फंड इज विड्रॉन, 5 साल का टर्म होता है ना? अगर 5 साल के पहले विड्रॉ करते हो, इट इज चार्जेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉई एज इनकम फ्रॉम सैलरी इन द ईयर इन विच इट इज विड्रॉ। समझ में आया? क्लियर हुआ सबको? सारे पॉइंट्स कनेक्ट हो रहे हैं, इनकम टैक्स के पॉइंट्स यहां से जाकर कनेक्ट हो रहे हैं। डिफरेंस समझ में आया? सीटीसी का मतलब क्या है, अर्निंग का मतलब क्या है, और सैलरी पेबल का मतलब क्या है, और बेटा दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझना। तो जितना हम कमाते हैं उतना इन हैंड नहीं मिलता है, क्योंकि उसमें डिडक्शंस होते हैं और ये हमको समझना पड़ेगा कि ये डिडक्शंस होते हैं। लेकिन जब आप एम्प्लॉयर बनेंगे ना, एम्प्लॉय की खोपड़ी में ये डालना बहुत डिफिकल्ट होता है। एम्प्लॉय समझते नहीं है। मैं अभी सर लगाकर बैठा हूं, इंदौर में बहुत सिंपल रूल चलता है, या इंदौर नहीं कहूंगा मैं, इन जनरल, इन हैंड कितना मिल रहा है मेरे को वो इंपॉर्टेंट है। आपने देखी है मेंटालिटी लोगों के लिए? सैलरी का मतलब क्या होता है? इन हैंड। भाई उसको समझा रहा हूं, तेरा टीडीएस होगा, हाथ में कितना मिलेगा? अबे टीडीएस मतलब तेरा ही तो पैसा है, तो इनकम टैक्स रिटर्न भरेगा तब मिल जाएगा। मैं भरता ही नहीं हूं, तो भर दे भाई। तो इनकम टैक्स रिटर्न भरने का एक्स्ट्रा खर्चा लगेगा, वो मैं क्यों लगाऊं? चलो उतने से सैलरी बढ़ा के दो। भाई तेरा ईएसआई डिडक्ट हो रहा है, उससे तेरे को फायदा मिलेगा ना, मुफ्त में इलाज होगा। मेरे को करना ही नहीं, मैं बीमार पड़ता ही नहीं हूं। मां कसम बोल रहा हूं, 1 हफ्ते में ये कॉन्वर्सेशंस किया है मैंने, इसीलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूं। हाँ, मैं बीमार पड़ता ही नहीं हूं। मैंने कहा भाई कभी तो पड़ेगा, कभी तो पड़ेगा, तब तो हॉस्पिटल जाएगा। अरे मेरे पहचान वाले हैं डॉक्टर, हमको कोई पैसा नहीं लगता इलाज का। हम तो कोविड में भी ऐसे करा लिए थे इलाज, कुछ पैसा नहीं लगता। मेरे को डिडक्शन नहीं होना, हाथ में पैसा होना, जितना है उतना पूरा पैसा। अरे भाई साहब कैसे दिमाग चलाएं, कैसे दिमाग लड़ाएं? अब उनको कैसे समझाएं स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस क्या होते हैं? प्रोविडेंट फंड, बुढ़ापा किसने देखा है? जो है आज ही है, अपना हर पल ऐसे जियो जैसे कि आज ही हो, बस खत्म। भाई साहब मतलब लिटरली अजीब फीलिंग आती है बहुत, ट्रस्ट में। लेकिन मैं बता रहा हूं, कभी किसी दिन जावरे सर ने, जैसे आज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ऐसे ही आधा घंटा लगाकर ये चीज मुझे एक्सप्लेन की थी। और मैं जब अपनी लाइफ में एम्प्लॉयर बनाना, मुझे ये चीज उस दिन की पड़ी हुई उस दिन काम आई। इसीलिए आज मैंने ये आधा घंटा इन्वेस्ट किया, 20 मिनट इन्वेस्ट किया आपको समझाने में, क्योंकि शायद किसी दिन ये आपके काम आएगा। जब आप एम्प्लॉयर बनोगे ये आपके काम आएगा। अनअकैडमी में जब मैं था, आई यूज्ड टू टेक ट्रेनिंग सेशन फॉर ऑल द एम्प्लॉइज। अच्छा वो मेरे टीचिंग आवर्स नहीं थे, वो कुछ नहीं थे, ऐसी समाज सेवा, उनको बताने के लिए कि भाई, समझाने के लिए कि प्रोविडेंट फंड क्या होता है। यही बवाल वहां पे भी मचता था। एम्प्लॉइज एचआर के सर पे आके बैठते थे, एचआर के तरह, अंशुल सर कुछ करो यार, कुछ समझाओ। मैंने कहा एक काम करो, मेरा एक ट्रेनिंग सेशन रखो, मैं इन सबको सिखाता हूँ व्हाट इज प्रोविडेंट फंड।
व्हाट इज ग्रेजुटी, व्हाट इज पेंशन फंड। अभी जब मैं अड्डा के ऑफिस में था, उन्होंने देखा सीधे को, इनको आदत नहीं है सीए लोगों की, ये जितने भी लोग हैं ना बाहर के, इनको आदत, इनको अपनी आदत लगानी पड़ेगी, हमारी लत लगानी पड़ेगी। वहां पे सब क्या है, आईटी वाले बैठे हैं। फिर टीचर्स में अगर मैं बात करूं, जेई, नीट, यूपीएससी, इन लोगों को पता ही नहीं डिडक्शन क्या होता है। इनके लिए पता है सैलरी मतलब इन हैंड, और ये कॉमन प्रिंसिपल है। नॉर्मल किसी इंसान को नहीं समझता है कि सैलरी अर्निंग होती क्या, हाथ में जो आया पैसा, बाकी सब भ्रम, खत्म। तो उनको बैठ के समझाना पड़ता। तो जब हम अभी गए थे, अच्छा सीए लोग आए, अरे रे, एक एक एम्प्लॉय साइड में ले जा रहा, मतलब बाथरूम में भी एम्प्लॉय मिला ना, उसका एक ही सवाल है, सर टैक्स कैसे बचाएं, सर बस बता दो टैक्स कैसे बचाएं। तो मैंने अड्डा वालों को भी यही कहा है, एक सेशन रख लेना सारे एम्प्लॉयज के साथ, उनको समझाएंगे, उनको सिखाएंगे कि टैक्स कैसे बचाएं। जैसे एक एजुकेटर मिली थी वहां पे, फीमेल एजुकेटर थी, बहुत बड़ी एजुकेटर थी। अब देखो उनके साथ बैठे, कॉन्वर्सेशन हुआ, मेरा एक पॉडकास्ट शूट हुआ था उनके साथ, ठीक है। वो कहती है, सर मुझे ना एक 3.5 लाख रुपए का बैग पसंद है। मैंने कहा वेरी गुड, बधाई हो, हम ऐसे शौक पालते ही नहीं है। कहते सर क्या करे सर, अरे प्रॉपर दिल्ली से थी तो दिल्ली टोन में, क्या करे सर, नहीं मैं तो परेशान हो गई हूं सर, ऐसा लग रहा है सरकार के लिए ही पैसा कमा रही हूं। मैंने कहा क्यों सर, 3.5 लाख का बैग पसंद आ गया सर, उस पर 28% जीएसटी है सर, कैसे करूं मैं सर, आप मुझे बताइए, आप तो सीए है ना, आप बताइए पैसा कैसे बचाएं। मैंने कहा बहुत सिंपल है। क्या बात कर रहे हो सर, पैसा बच सकता है। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा 3.5 लाख का बैग 3.5 लाख का है ही नहीं। बोले कैसे। मैंने कहा मैं आपको अभी सिखाता हूं, देखो ज्ञान तो बांटने के लिए हमेशा तैयार। तो मैंने कहा ये देखिए मैडम, मैं आपको कैलकुलेशन बताता हूं और आप सब लोग फॉलो कीजिएगा। लुई विल्टन का बैग पसंद आ गया मैडम को, एलवी का, है ना, आपको प्राइस पढ़ के समझ में आ गया होगा। 3.5 लाख डिवाइडेड बाय 128 मल्टीप्लाइड बाय 28, ये जीएसटी निकल जाएगा। ग्रॉसिंग अप आपने सीखा होगा ना, तो जीएसटी कितना निकल गया, 76,562 रुपए। तो 3.5 लाख रुपए में से मैंने मैडम से कहा कि मैम आपको इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। बोले सर वो क्या होता है। मैंने कहा वो सब छोड़ो, आप तो एक सिंपल सी चीज करो, ये दिखा दो कि ये बैग आपने किसी स्टूडेंट को गिफ्ट कर दिया है। मतलब आप डेबिट करो गिफ्ट टू स्टूडेंट। मेरे जैसे समझ। मैं तो ऐसे ही करता हूं भाई, मैं तो अपनी वाइफ को भी गिफ्ट किया तो गिफ्ट टू स्टूडेंट ही दिखा। आप लोग मेरे बहुत काम आते हो, ठीक है। 3,50,000 में से गया 76,562 रुपए। नहीं, पहले पूरा समझ लो फिर आते हैं। तो 2,73,438 हो गया। ये क्लियर हो गया सबको। अच्छा, इनपुट क्रेडिट मिलता है क्योंकि ये बिजनेस एक्सपेंडिचर है। अच्छा, गिफ्ट टू वाइफ दिखाओगे तो बिजनेस नहीं, पर्सनल एक्सपेंडिचर, लेकिन गिफ्ट टू स्टूडेंट क्या है, बिजनेस एक्सपेंडिचर है। बहुत बढ़िया। अब इसके ऊपर एफएम में नहीं पढ़ते हो कंसेप्ट ऑफ टैक्स सेविंग। भैया जी मैं 2,73,438 रुपए का पीएनएल में डेबिट करूंगा तो उत्ते से मेरा नेट प्रॉफिट कम नहीं होगा। गिफ्ट टू स्टूडेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस पीएनएल में डेबिट होगा तो मेरा नेट प्रॉफिट कम होगा। नेट प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स बचेगा, माइनस टैक्स सेविंग एट द रेट ऑफ 40%। इसका 40%, 1,09,375 रुपए, माइनस इक्वल टू, मैंने मैम से कहा मैम आपका जो बैग है वो 3.5 लाख का है ही नहीं, वो तो मात्र 1,64,063 का। एंड शी वाज सो हैप्पी, कांट टेल यू। हाँ, क्या पूछना चाहिए। हाँ, मैं लाके खड़ा कर दूंगा किसी भी स्टूडेंट को, उसको पूछा गिफ्ट मिला, बोलेगा हाँ। नहीं, आपके जैसे को किसी को नहीं लाऊंगा। आप ये कैलकुलेशन समझे भाई, ये क्या है, 3.5 लाख रुपए का बैग 1,64,000 रुपए में पड़ा है। शी वॉज लाइक क्रेजी मैन। सर मैं अब आपका नंबर दो ना सर, मैं अब कुछ नहीं रहा तो मैं आपसे पूछूंगी।
भाई सीए को किसी को पटाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, 2-4 कैलकुलेशन बताने पड़ते हैं, खत्म, वहीं पे विकेट डाउन। समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइस टेल मी, पर्सनैलिटी वगैरह नहीं मांगता है, बस। अक्षत कह रहा है नेक्स्ट टाइम आई गो टू जोधपुर, मैं एयर होस्टेस को पूरा इनकम फ्रॉम सैलरी सिखाऊंगा वहां पे। आपको समझ में आया? बट एक्चुअली इसमें कोई फेक कैलकुलेशन नहीं है, ये सिर्फ एक टैक्स प्लानिंग है। आपने पढ़ा है ना टैक्स में, टैक्स प्लानिंग और टैक्स इवेजन दोनों में छोटा सा डिफरेंस है, इंटेंशन, इरादा। समझे आप? अरे भाई साहब, वो लिटरली शी वाज लाइक सरकार को गालियां मारी थी, भारत सरकार ऐसी, इतना टैक्स लग जाता है। मैम क्यों चिंता करते हो, मैं हूं ना, मैं टैक्स बचवा देता हूं आपको। अरे बाबा मैं हूं ना, इन द सेंस ऑफ टैक्स, मैं टैक्स बचवा देता हूं। और बच गया, देख लो 3.5 लाख का। क्या बात कर रहे हो सर, मतलब एक्चुअली खर्चा 1,64,000 ही होगा। अब देखना, इन लोगों को टैक्स सेविंग का कंसेप्ट पता ही नहीं होता है। ये लोग कॉस्ट, मैं एक्चुअली बताऊं, मैक्सिमम जनता जो है वो एक्रूअल को समझती नहीं है, वो कैश बेसिस अकाउंटिंग समझती है। कैश बेसिस अकाउंटिंग मतलब जो आया वो इनकम, जो गया वो एक्सपेंस। They don't understand the input tax credit, they don't understand the concept of tax saving. But it is logical na, if you debit to your P&L account, you will certainly reduce your net profit, and if you reduce your net profit, isn't it tax saving? And that is exactly what you will learn in capital budgeting. जब कैपिटल बजटिंग आपका हुआ है टॉपिक नहीं, जब कैपिटल बजटिंग आपका होगा, आप मुझे बताना उस दिन आपने ये सीखा कि नहीं। आप डिसीजंस लोगे कि मुझे प्रोजेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वहां पर आप टैक्स सेविंग को कंसीडर करते हैं। एफएम में नहीं आता अलग अलग जगह, आफ्टर टैक्स, पोस्ट टैक्स, क्यों करते हैं? इसी कंसेप्ट की वजह से तो करते हैं। आलोक शर्मा का सवाल है, ये 40 कैसे आया? बहुत बढ़िया, ये देख बेटा तेरे को सिखाता हूं। मैक्सिमम रेट ऑफ टैक्स इन इंडिया इज 30% और मैक्सिमम रेट ऑफ सरचार्ज इन इंडिया इज 25%। 25% ऑफ व्हाट? 30%। तो 30 का 25 होता है 7.5%। तो टोटल टैक्स हुआ 37.5%। रुक जाओ जरा, सब्र करो, अभी इस पे लगेगा 4% एजुकेशन सेस। तो 37.5 का 4% होता है 1.5%। ये कितना हो गया? 39%। मैंने राउंड ऑफ करके 40 ले लिया, तो क्या गलत किया? अब 3.5 लाख का कोई बैग लेगा तो उसको मैं बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के नीचे तो नहीं मानूंगा ना भाई। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के नीचे कमाने वाला 3.5 लाख के बैग के बारे में सोचता भी नहीं है। और 3.5 लाख के बैग के बारे में अगर कोई सोच रहा है तो भैया वो तो सरचार्ज दे ही रहा होगा ना। मतलब उसको जाके मुंह पे कन्फ्रंट करने की जरूरत नहीं, मैम आर यू कवर्ड इन सरचार्ज? फिर वो अगला सवाल पूछेगी, व्हाट इज सरचार्ज? मैंने अनअकैडमी के समय यूपीएससी जेई के बहुत सारे एजुकेटर्स के साथ जब डिस्कशन किया, लिटरली बता रहा हूं, 2-4 को तो हार्ट अटैक आते आते रह गया जब टैक्सेशन की चर्चा, हेलो इतना कटता है हमारा। अच्छा, उनके साथ क्या होता है, वो आपने एक मूवी देखी है रेडी मूवी, सलमान खान के, सलमान खान की रेडी मूवी में एक डायलॉग है, हमारा सीए तो हमसे हर महीने टैक्स भरवाता है। ट्रस्ट मी, इस कमरे के बाहर ये बात ना जाए, पर ये फैक्ट है, बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट इसका फायदा उठाते हैं। क्लाइंट को कुछ नहीं समझता है, अपरंपार टैक्स भरवाते हैं क्लाइंट से। मैंने खुद ने मेरे ऑफिस में देखा है, कभी कोई क्लाइंट अगर चिंदीगिरी करता था ऑडिट फीस पे करने में और बॉस की सनक जाती थी ना, बॉस उससे इतना टैक्स भरवाता था, इतना टैक्स भरवाता जिसके लिमिट नहीं, पूरी हालत खराब। अच्छा, क्लाइंट सरकार को टैक्स भरने के नाम पे पैसा छोड़ता था, पर सीए को पैसा देना है उसके नाम पे छोड़ता नहीं था। सर का दिमाग खराब हो जाता था। मतलब लिटरली मैंने देखा है, एडवांस टैक्स साल में 4 बार होता है ना, 208 पढ़ा है ना, सेक्शन 208, ऑडिट एसएससी 4, नॉन ऑडिट एसएससी। मैंने केस देखा है, मेरे बॉस का नहीं दूसरे का, 12 बार टैक्स भरवाया है हर महीने का।
क्लाइंट से साल भर में 12 बार टैक्स भर रहा है। देखो समझाता हूं कैसे। एडवांस टैक्स क्या कहता है, इन डेट्स तक आपको पैसा भरना है। ये बोला है क्या कि उस दिन ही भरना है। तो इसका मतलब क्या है, जैसे एडवांस टैक्स की पहली इंस्टॉलमेंट की डेट क्या है, अबे मार खाओगे, टैक्स का क्या हालत कर दी हो, 15 जून, 15 जून है। तो एडवांस टैक्स की 15 जून की इंस्टॉलमेंट की डेट का मतलब है कि 1 अप्रैल से 15 जून के पहले तक आपको 15% ऑफ द टैक्स भरना होता है। समझ में आया? अब वो टैक्स अगर मैं 30 अप्रैल को भरूं तो भी मान्य होगा, अगर मैं 30 मई को भरूं तो भी मान्य होगा, और 10 जून को भरूं तो भी मान्य। मतलब जरूरी थोड़ी कि एक साथ ही मुझे एक ही इंस्टॉलमेंट भरना है। मेरे बॉस क्या करते थे, भरवाओ, 12 बार टैक्स भरवाओ। मैं हर महीने एडवांस टैक्स की चालान फाड़ फाड़ के परेशान हूं कि क्या है, ये चल क्या रहा है। अंशुल तुम्हें पता नहीं है इसने क्या किया है मेरे साथ। फाड़ो चालान फाड़ो। अच्छा उस समय मैनुअल चालान होती थी एडवांस टैक्स की, मैनुअल चालान होती थी। फिर वो हमें चेक देते थे एडवांस टैक्स के, उसको अटैच करके फिर ऑफिस बॉय को देते थे, वो बैंक में जाके जमा करते थे। मैं चालान भर भर के परेशान, यार ये नाटक क्या लगा रखा है, क्वार्टरली तो भरे तो समझ में आता, साल में 12 बार टैक्स कौन भरता है। और फिर जब रेडी मूवी देखी, उसमें डायलॉग देखा, मुझे लिटरली वही कनेक्ट हुआ, अरे यार कितना प्रैक्टिकल है, बट इट इज फैक्ट। हैव यू अंडरस्टूड नाउ ऑल ऑफ यू? तो टैक्स की चार्टर्ड अकाउंटेंट आप हो, टैक्स का ज्ञान किसी को भी बांटोगे खुश हो जाएगा। ये कैलकुलेशन समझ में आई आपको? अब आते हैं क्वेश्चन में वापस, ठीक है। हमें कैलकुलेट करना है यहां पर अर्निंग्स। भाई पेन कहां गया, ये रहा। हमें कैलकुलेट करना है अर्निंग्स, तो मैं यहां पर लिखता हूं एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। क्लियर हो गया सभी को? फिर मैं सिमिलरली यहां पर लिखता हूं एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू ESI। कितना परसेंट है? 2% ऑफ बेसिक वेजेस, तो 200 रुपए और 320 रुपए। ये क्लियर हो गया? और कोई अर्निंग अदर अलाउंसेस वगैरह यहां पर कुछ नहीं है, तो सिंपली हम लोग टोटल ले लेंगे। अब टेल मी कितना हुआ है? 16,000। कितना? इसको हम लोग क्या कहेंगे? टोटल अर्निंग्स। क्वेश्चन में हमें अर्निंग्स बोला है, सैलरी पेबल बोला है क्या? नहीं। टोटल अर्निंग्स को मैं डिवाइड करूंगा मंथली आवर्स से। देयरफॉर इफेक्टिव अर्निंग पर आवर ₹80 एंड हाउ मच इट इज 128। यहां तक देखिए किस किस का आया ये आंसर, जिसका नहीं आया फटाफट छाप लो। फिर इसके नीचे हम बनाएंगे स्टेटमेंट शोइंग अलोकेशन ऑफ वेजेस। वेरी गुड। इस तरीके का स्टेटमेंट बनेगा, वर्कर ए, वर्कर बी, टोटल जॉब एक्स, जॉब वाई एंड टोटल। अब हमें इफेक्टिवली आर्ली रेट मिल गया वर्कर ए का, सिर्फ ए का कैलकुलेशन करते हैं, 80 रुपीज एन आवर। ए ने अपना 40% टाइम जॉब एक्स पे दिया है, तो 200 घंटे में से 40% टाइम मतलब 80 घंटे, और उसका आर्ली रेट क्या है? 80 रुपीज। तो ये कितना हो गया? 6,400। क्या हो गया? रह गया जी। अच्छा जी को हम लोग नॉर्मली कैसे प्रोनाउंस करते हैं? जेड, जेड।
तो जब विवान ने स्कूल जाना चालू किया था, मतलब बैंगलोर में, तब मेरे बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन सही हुए थे। आप देखिए, हम जेड टीवी नहीं कहते, हम जी टीवी कहते हैं, बिकॉज जेड इज अ रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, द राइट प्रोनाउंसिएशन इज जी, बट हम चल रहा है जेड। ओके, उसके बाद 30% टाइम, तो 200 का 30% होता है 60 आवर्स। 60 hours into 80 rupees, that becomes how much? 4,800. हाँ हाँ, ओवर टाइम निकालेंगे, डोंट वरी। अब यहां क्वेश्चन में कहा है कि ए ने 10 घंटे ओवर टाइम किया है। ये 10 घंटे कौन से जॉब पे किया है? वाई पे। और ओवर टाइम के लिए हम डबल पे करेंगे, है ना? तो लेट मी मेक अ लिटिल बिट ऑफ स्पेस। तो 10 घंटे का जो ओवर टाइम है उसके लिए हम किस रेट से पे करेंगे? 160 रुपीज से पे करेंगे, तो 1600। चेक करिएगा। सही है? गलत है? पढ़ो क्या लिखा है। ओवर टाइम इज पेड डबल ऑफ टोटल ऑफ नॉर्मल वेजेस एंड डियरनेस अलाउंस। वो पीएफ अगर नहीं मिलेगा, ओवर टाइम का कैसे कैलकुलेशन होगा? चेक करिएगा। नॉर्मल वेजेस प्लस डीए कितना है? 15,000। 15,000 डिवाइडेड बाय 200 घंटे, तो 15,000 डिवाइडेड बाय 200 घंटे होता है 75 रुपीज, और 75 का डबल होता है 150 रुपीज। आया सभी को समझ में? 1,500 रुपए आएगा यहां पर। तो अब टोटल अर्निंग्स निकालते हैं फॉर ए से 6,400, 4,800, 1,500 और 4,800, 17,500 रुपए। सिमिलरली कैलकुलेट फॉर वर्कर बी। अब ये टेबल में देखेंगे ना आप, तो मुझे इंडिविजुअल जॉब की एम्प्लॉय कॉस्ट भी मिल गई और इंडिविजुअल वर्कर की टोटल अर्निंग्स भी मिल गई। चेक ऑल ऑफ यू। मैं जब आर्टिकलशिप करता था तो एक बार एक क्लाइंट का रिटर्न टॉप टू एंड पूरा भरा था। जब रिटर्न भरा था तब सेक्शन 234C की पेनल्टी भरी थी 1.5 लाख रुपए। व्हाट इज द पेनल्टी ऑफ सेक्शन 234C? किसी को याद है? 234A, 234B, 234C, तीनों में पेनल्टी लगती है, याद है किसी को? सेक्शन 234C इज द पेनल्टी फॉर डिले इन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। तो आपने एडवांस टैक्स कम पे किया, इनएडिक्वेट पे किया या लेट पे किया, तो उसकी पेनल्टी लगती है। बहुत नॉमिनल होती है, पर ये नॉमिनल पेनल्टी थी 1.5 लाख रुपए। ट्रस्ट मी गाइस, जिस दिन ये पेनल्टी क्लाइंट की देखी, उस दिन जाकर अपनी टैक्सेशन की बुक खोली, देखा 234C होता क्या है, और तब जाकर दिमाग खुला कि भाई साहब, जिसकी 234C की पेनल्टी 1.5 लाख रुपए है, उसकी टैक्स लायबिलिटी कितनी होगी, ये तो सोचो। आप इमेजिन कर पा रहे हो? मतलब 234C में बहुत नॉमिनल पेनल्टी लगती है, बहुत नॉमिनल।
लेकिन अगर वो 1.5 लाख रुपए है तो उसकी टैक्स लाइबिलिटी कितनी रही होगी? सो आर्टिकलशिप इन अ सेंस एक्चुअली हेल्प्ड अस टू कॉन्कर सी इंटरमीडिएट, बिकॉज हम चीजों को बुक में पढ़ते थे और प्रैक्टिकली देखते थे। दूसरा साइड ये पढ़ाई के लिए टाइम बहुत कम मिलता था, अनलाइक यू। बट अब ठीक है, पॉजिटिव्स भी है नेगेटिव्स भी है, हर चीज के दो पहलू होते ही हैं। चलिए इसके बाद अब आप ये लिख लीजिए आपके पास। हाँ जी, रह गया अभी भी? चलो भाई, जिसका रह गया छापो मत, कैलकुलेट करके लिखो। ये जो नीचे की चीजें हैं ये दूसरे पेज पे लिखिएगा, फ्रेश पेज पे, यू अंडरस्टैंड बेटर। बिल्कुल आयुष, सही कहा। 234C पेनल्टीज 1% पर मंथ, यू आर राइट। ये ओवर टाइम का कैसे आया, किसी को लिखना है तो आप लिख सकते हैं। सर आप डिलॉइट में थे तो कितना टैक्स लगता था? तब तो गरीब थे यार, क्या ही टैक्स लगेगा। बट उस समय टैक्स के स्लैब्स ये थे कि 5 लाख रुपए के ऊपर 30% टैक्स था उस समय। जो टैक्सेशन की स्लैब्स थी, अभी जैसे 10 लाख के ऊपर 30% है ना, तब 5 लाख के ऊपर 30% था। हर कंपनी में अलग अलग टाइप का एनवायरनमेंट होता है। मैंने अब इतनी सारी कंपनीज देखी है, कुछ कंपनीज में ऐसा एनवायरनमेंट होता है कि यू नो हमें टैक्स बचाना ही नहीं है, हम देश के लिए काम कर रहे हैं। आई लिटरली सीन सच कंपनीज। क्या फर्क पड़ता है अगर आप बात भी छेड़ोगे ना टैक्स बचाने की तो गुस्सा हो जाएंगे, क्यों बचाना है टैक्स? नहीं नहीं, फिर ये मिलिट्री कैसे चलेगी, एयरफोर्स कैसे चलेगा? अरे भाई साहब, कुछ कंपनीज ऑपोजिट होती है, टैक्स देना क्यों है? उदाहरण जतिन नेमला। जतिन सर से कभी टैक्स का डिस्कशन करके देखना, ऐसे हवा में उड़ाएंगे। हाँ, नेगेटिव। हाँ, मैंने मेरा मेरा जो ऑडिटर है वो पुणे में है। जब मैंने उससे कहा था कि हम एकाग्रता इंदौर में बना रहे हैं, उसने सर पकड़ लिया। मैं क्या हो गया भाई? बोले भाई तेरे को पता नहीं है तू कहाँ आया है? इंदौर का जीएसटी डिपार्टमेंट और इंदौर के टैक्सेशन जग जाहिर है, पूरे भारत में प्रसिद्ध है। किस चीज का?
अबे पगले, तेरे नीचे है 3rd फ्लोर पे जीएसटी का ऑफिस। ये सब पगले हैं, फालतू ऑफिस खोल के बैठे हैं, लोग भरते ही नहीं है, क्यों ही ऑफिस खोल लेते। जतिन सर के सीए से बात करनी होगी कि सर टैक्स कितना दे। अरे पगले केशव, मैं मिला हूं, वो बेचारी लाचार और बेबस होकर सर को बोलती सर प्लीज टैक्स भर दो, ऐसी हालत है। और ये जतिन सर की केस नहीं है, मैं आर्टिकलशिप भी करता था, तो लिटरली मैंने देखा था इनिशियली जब इंडिविजुअल रिटर्न्स भरते थे तो सर क्लाइंट से पूछते थे बताइए इस बार आपका कितना टैक्स भरने का मन है। मैं मन में बोला हम जो ये इनकम फ्रॉम सैलरी पढ़े, सेक्शन 10 पढ़े, सब फालतू, मतलब बताइए आपका कितना टैक्स भरने का मन है, ये सवाल कैसे। फिर उन्होंने मेरे को एक दिन बैठ के सिखाया कि बेटा सब उल्टा कैलकुलेशन होता है, पहले क्लाइंट बताता है कि मैं कितना टैक्स भरूंगा, वो फिगर को हम नीचे लेते हैं, उसके बेसिस पर हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं, फिर बाद में चैप्टर 6A के डिडक्शंस ऐड करते हैं और ग्रॉस टोटल इनकम निकालते हैं, फिर उसके बाद में हम देखते हैं भाई क्या सैलरी है, क्या पीजीबीपी है, जो इधर उधर एडजस्ट नहीं हुआ, अगर इनकम कम पड़ रही है तो 56(2) IFOS में डाल देते हैं, और अगर इनकम ज्यादा पड़ रही है तो सेक्शन 37 के अंदर बिजनेस एक्सपेंडिचर दिखा देते हैं। मैंने कहा वाह, फालतू ही हम लोग इतनी पढ़ाई की है, सीए में जुगाड़ नाम का भी एक पेपर होना चाहिए था, पर सर ने कहा जुगाड़ नाम का पेपर होता है उसी को तो आर्टिकलशिप कहते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको आर्टिकलशिप में हर तरीके का एक्सपीरियंस मिले, सिर्फ सोफिस्टिकेटेड ना हो। प्रैक्टिकल इज वे डिफरेंट फ्रॉम थ्योरी भाई, इट्स नॉट डिफरेंट, वे डिफरेंट, अलग दुनिया है। अठारह साल की उम्र में मैंने पहली बार घूस दी थी, तो मेरी आर्टिकलशिप, हम लोगों की आर्टिकलशिप सीपीटी के बाद चालू हो जाती थी। तो अब आप इमेजिन करो 18 साल का बेचारा 12th पास आउट बच्चा आर्टिकलशिप चालू कर रहा है। तो पुणे में मैं आर्टिकलशिप कर रहा था, और पुणे में बहुत सारे इनकम टैक्स ऑफिसेज है। मेरे को बॉस ने एक काम दिया था कि आप इनकम टैक्स ऑफिस में जाकर इस वार्ड, और ये सब होता है ना इनकम टैक्स में, इस वार्ड से एक क्लाइंट का रिफंड ऑर्डर लेकर आओ। उस समय मैनुअली रिफंड निकलते थे, डिमांड ड्राफ्ट्स आते थे। मैंने कहा ठीक है, मैं अपनी चौड़ में चला गया। इनकम टैक्स ऑफिसर के कैबिन के बाहर बाबू बैठा था, जो पियोन होता है, उसके पास रजिस्टर होता है। मैंने गया, मैंने कहा हाँ मैं ये सीए के यहाँ से आया हूँ, और क्लाइंट का नाम ये है, ये पैन है, और उसका रिफंड ऑर्डर आया है कि चेक करिएगा। तो पूछता है कितने का, मैंने कहा तकरीबन 80-90 हज़ार का होगा रिफंड ऑर्डर। तो वो पैन चेक करता है अपने रजिस्टर में और कहता है हाँ रिफंड ऑर्डर आया। अपनी अलमारी में जाके वो डिमांड ड्राफ्ट निकालता है और सामने रख दिया। अब मैं उठा तो नहीं सकता, दो, कुछ बोले ही नहीं। मैंने कहा ही इज नॉट रिएक्टिंग, ही इज नॉट सेइंग। उसने क्या किया, अपना रजिस्टर बंद कर दिया, डिमांड ड्राफ्ट रखा हुआ था जैसे बुकमार्क की तरह, और रजिस्टर बंद कर दिया। अब मैं 18 साल का 19 साल का, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है ये चल क्या रहा है, क्योंकि बचपन से देखा है बुरा मत सुनो, बुरा मत करो, ब्राइबरी बुरी बात है ना, आपको घूस नहीं देनी चाहिए। मैं देख रहा हूं, वो मेरे को देख रहा है पर कुछ बोल ही नहीं रहा है। भाई दे देना यार, खत्म कर, कुछ नहीं। मैं परेशान होकर ऑफिस आया वापस, कुछ 3 किलोमीटर था ऑफिस। ऑफिस में आके सर को मैंने बोला सर क्या है ये, उसके पास रिफंड ऑर्डर तैयार था, उसने दिया नहीं। तो सर मेरे को कुछ सवाल पूछते हैं, सर हंसने लग गए। ही अंडरस्टूड व्हाट हैपेंड, बट एक्चुअली मैं बता रहा हूं ऐसे बॉसेस लाइफ में मिलने चाहिए जो आपको सीधा आंसर ना दे। मतलब मेरे अंदर सेल्फ रिलायंस उन्हीं की वजह से आया। तो वो हंसने लग गए और मैं परेशान, मैं गुस्से में कि मेरे फालतू 3 किलोमीटर जाओ, 3 किलोमीटर आओ, गर्मी का समय, स्वारगेट का ट्रैफिक, ये वो। तो ठीक है, उन्होंने कहा हैव यू सीन द रिफंड ऑर्डर? मैंने कहा यस सर, इट वाज देयर राइट इन फ्रंट। ओके वेट वेट, हैव यू चेक द नेम? मैंने कहा यस सर, आई कैन रीड, इतने डिस्टेंस पे तो बैठा, आई कैन रीड।
हैज ही सेड एनीथिंग? मैंने कहा नो सर, ही वाज जस्ट लुकिंग एट मी। आई टेल यू वन थिंग, तो उन्होंने अपने जेब से 500 की नोट निकाली और मुझे दी। डू वन थिंग, गो एंड गिव हिम। मैंने कहा सर बट फॉर दिस व्हाई व्हाई, मतलब मैं तो अपने परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन, थैंक यू, वो उसको देना पड़ेगा, क्योंकि उसको पता है कि जब तक वो ऑर्डर नहीं देगा तब तक आपको पैसा नहीं मिलेगा। अब 80,000 रुपए का ऑर्डर दे रहा है तो वो क्या सोचे, चाय पानी का खर्चा। मैंने 500 रुपए का चाय पानी? अंशुल नॉर्मली दे चार्ज सम परसेंटेज। मैंने कहा रियली? पर सर हमने तो पढ़ा है। अरे वो छोड़ो ना तुम किताबें, क्या किताबें लेकर आते हो, छोड़ो वो। बट रिमेंबर वन थिंग, डोंट गिव अबाउट द टेबल, अंडर द टेबल। हाँ भाई साहब, मैं गया वापस 3 किलोमीटर ड्राइव करके स्वारगेट इनकम टैक्स ऑफिस में, वो बंदा वहीं बैठा, मेरा रिफंड ऑर्डर ऐसे ही रजिस्टर में पड़ा। वापस वो मुझे देख रहा, मैं उसको देख रहा, लेकिन अब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस, क्योंकि मेरे पास आंसर था। पहले तो मेरे चेहरे पे क्वेश्चन मार्क बना हुआ था, क्या दे खत्म कर। अब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस, मैं ऐसा चौड़ा होकर बैठा, निकाला 500। टेबल के नीचे से, मैंने टेबल के नीचे से 500 दिया, मां कसम टेबल के ऊपर से रिफंड ऑर्डर आ गया। भाई साहब उस दिन इतनी इज्जत बढ़ गई ना ये कोर्स के लिए मेरे मन में। मैंने कहा जिंदगी में जो चीज मां बाप नहीं सिखा सकते वो चीज ये कोर्स ने आज मुझे सिखा दी। क्या? घूस देना। मतलब यार प्रैक्टिकली हाउ टू गेट वर्क डन, दिस इज रियलिटी। आपकी किसी भी किताब में लिखा है क्या? निशांत सर ने या मोहित सर ने लिख के दिया है क्या कि इनकम टैक्स रिफंड लेते समय घूस देना पड़ेगा? कोई बुक में नहीं लिखा है। अरे टीएन मनोरंजन सर ने लिखा है, वीके सिंघानिया ने लिखा है, किसी टीचर ने नहीं लिखा है, पर ये रियलिटी है और ये सिर्फ आर्टिकलशिप सिखा सकती है। फिर मैं ऑफिस में आया, बॉस को इनकम टैक्स का रिफंड दिया। नाउ यू नो व्हाट ही टोल्ड। अब आ गया चिंदीगिरी पे। तुमने 2 बार चक्कर काटे ना, ये दूसरे बार का कन्वेंस नहीं मिलेगा तुमको। जो गालियां निकली ना मन में, आप समझ सकते हो। मैं सर बट मैं तो 2 बार गया ना। यू कुड हैव डन दैट थिंग इन 1 राउंड। दैट इज योर कॉस्ट ऑफ लर्निंग। मैंने कहा वाह। हाँ आप समझ रहे हो? Isn't it इंटरेस्टिंग यार? आर्टिकलशिप में कभी कभी ऐसी चीजें होती है एंड डैम इंटरेस्टिंग मैन, डैम इंटरेस्टिंग। चलो छाप लिए सभी लोग, चलिए आगे। इंडेक्स में पोस्ट करिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बैंगलोर का जीएसटी डिपार्टमेंट पूरे इंडिया में फेमस है क्लाइंट्स को परेशान करने के लिए। बैंगलोर का बहुत बहुत घूस खाता है, बट क्लाइंट को परेशान करके, वेरी हॉरिबल। बिना मर्जी के रेड मारेगा, बिना मर्जी के इंस्पेक्शन के लिए आ जाएगा। आपने जीएसटी लॉ पढ़ा है, उसमें है कि जीएसटी ऑफिसर कैन कम एंड इंस्पेक्ट द प्रीमाइसेस एनी टाइम, है ना? उसमें कोई प्रायर नोटिस की जरूरत नहीं होती है, कभी भी आ जाएगा और आकर कुछ भी निकालेगा। यहाँ बोर्ड नहीं लगा है, ये बोर्ड जीएसटी के हिसाब से नहीं है। और बैंगलोर में, इवन महाराष्ट्र में ये भी एक चीज चलती है कि आपके बोर्ड पे ना इंग्लिश के अलावा नाम लोकल लैंग्वेज में लिखा हुआ होना चाहिए। उसका इशू बना देंगे, उसके लिए पेनल्टी ठोक देंगे। हाँ सर वो डिपेंड करता है, बहुत सारी चीजें सब्जेक्टिव एंड डिपेंड करता है। बट मैं फिर से बता रहा हूं, रियल लाइफ इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द बुकिश लाइफ। एट टाइम्स यू विल एक्चुअली फील, अबे मैं क्यों पढ़ाऊं इतना, ये कॉस्टिंग, एफएम, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड और ऑडिटिंग, ये तो कोई यूज ही नहीं आ रहा है, यहां तो दुनिया ही अलग चल रही है। तो ऐसा ही है,
दुनिया अलग चलती है, बट आप जब सीए बनोगे काम तो उसी दुनिया में करना है, तो वो नहीं सीखोगे तो काम कैसे चलेगा, सीखना तो पड़ेगा, दैट्स इंपॉर्टेंट। चलिए कम टू क्वेश्चन नंबर 4, इसका रेफरेंस दे दीजिएगा लेक्चर नंबर 33 एंड राइट डाउन पेज नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 जो हम अभी देख रहे हैं, यहां पर हम एक प्रोविजन देखने वाले हैं, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 की प्रोविजन जो मैंने आपके बुक में देके रखी है। कम टू पेज नंबर 3.4, कम टू पेज नंबर 3.4 and let's read the provision given in the green box. As per Factories Act 1948, where a worker works in a factory for more than 9 hours in any day or for more than 48 hours in any week, he shall, in respect of overtime work, be entitled to wages at the rate twice of his ordinary wages. बस एक चीज यहां पर आप ऐड कर लीजिएगा, 9 hours per day और 48 hours per week, whichever is higher. लॉजिकल है, क्योंकि मैंने जब सीएस किया था तो सीएस में इकोनॉमिक एंड लेबर लॉज नाम से एक पेपर हुआ करता था, एंड आई रियली फील माई सेल्फ वेरी फॉर्चुनेट कि मैंने वो लॉज पढ़े। पूरा एक पेपर होता था सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल में, मतलब इंटरमीडिएट का काउंटर पार्ट है इकोनॉमिक एंड लेबर लॉज। तो ये जितने भी एक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, ग्रेचुटी एक्ट, प्रोविडेंट फंड एक्ट, बोनस एक्ट या फैक्ट्रीज एक्ट, ये सब वहां पे पढ़ रखा है। ये जितने भी लेबर लॉज बने ना, दे आर मेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ लेबर एम्प्लॉइज। समझ में आ रहा है? तो फैक्ट्री एक्ट क्या कहता है, ओवर टाइम कब माना जाएगा। वैसे नॉर्मल वर्किंग आवर्स 8 आवर्स होता है, पर फैक्ट्री एक्ट ने 8 आवर्स नहीं रखा है, उसको 9 रखा है। तो समझता है ना कि कभी किसी दिन जरूरत पड़ गई तो 8 का 8.5 घंटा, 9 घंटा हो सकता है, तो 9 घंटे तक ओवर टाइम नहीं है। अगर कोई एम्प्लॉय किसी दिन एक दिन में 9 घंटे से ज्यादा काम करता है या फिर एक वीक में 48 आवर्स से ज्यादा काम करता है, विच एवर इज हायर, तो उसे ओवर टाइम देना पड़ेगा। और ओवर टाइम कितना देना पड़ेगा, ट्वाइस ऑफ नॉर्मल वेजेस। कम टू क्वेश्चन नंबर 4, पहले क्वेश्चन में कुछ कैलकुलेशंस करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। पेंसिल हाथ में रखिएगा। हमारे पास 3 वर्कर का डेटा है। वर्कर ए हु इज गेटिंग 200 रुपीज फॉर 8 आवर्स डे, इसके आर्ली वेजेस निकालते हैं, 200 डिवाइडेड बाय 8, तो आर्ली वेज इसका कितना हो रहा है, 25 रुपए, है ना। वर्कर बी का कितना हो रहा है, 100 डिवाइडेड बाय 8, 12.5, और सी का 300 डिवाइडेड बाय 8, 37.5। तो ये इनका नॉर्मल आर्ली वेज हो गया। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओवर टाइम अगर देंगे तो इसका डबल देंगे, ये भी क्लियर हो गया। अब हम फैक्ट्रीज एक्ट की प्रोविजन को यहां क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं, बहुत केयरफुली देखना। वर्कर ए का फिगर देखिएगा, मंडे 10.5 घंटे, कितने घंटे ओवर टाइम होगा, या 2.5, पेंसिल से लिखिएगा 1.5। ट्यूसडे नो ओवर टाइम, वेडनेसडे 1.5, थर्सडे 0.5, फ्राइडे, सैटरडे नथिंग। नाउ टेक टोटल 1.5 प्लस 1.5 प्लस 0.5 प्लस 1.5, 5 आवर्स। फैक्ट्रीज एक्ट की प्रोविजन क्या कहती है, 9 आवर्स पर डे और 48 आवर्स पर वीक, विच एवर इज हायर। 48 आवर्स पर वीक की लिमिट के हिसाब से तो इसका ओवर टाइम 1 ही घंटा बनता है, लेकिन 9 आवर्स पर डे के हिसाब से 5 घंटा। टेल मी गाइस, एक्चुअल ओवर टाइम कितना देंगे, 5 घंटा। विच एवर इज हायर में क्या बैठता है, 5 घंटा। ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन यही कर रहे हैं। और इसके ओवर टाइम वेजेस कितने होंगे, सिर्फ ओवर टाइम वेजेस देखो, 25 रुपए घंटा नॉर्मल वेज रेट है। सभी जने मेरे साथ है ना, 3 बार ये कैलकुलेशन रिपीट होंगे। तो 25 इंटू 2 50 रुपए, इंटू 5 घंटा 250 घंटे। ये क्लियर हुआ सभी को?
बी का देखें सभी जने, शैल वी सी फॉर बी? मंडे ट्यूसडे अरे भैया नो ओवर टाइम, इसका कोई ओवर टाइम आवर्स नहीं है, कोई ओवर टाइम वेजेस नहीं है। क्लियर हो गया सभी को? सी के केस में आप करो सी, चलो मैं नहीं करता हूं, आप करिए, कम ऑन। नहीं डोंट स्पीक आंसर, यू डू फॉर सी। दो रूल्स लगाने, 9 आवर्स पर डे और 48 आवर्स पर वीक, विच एवर इज हायर। एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। चेक करिए आंसर्स। अब देखिए, मंडे 1.5, ट्यूसडे कुछ नहीं, वेडनेसडे 1.5, थर्सडे 0.5, फ्राइडे 1.5, सैटरडे कुछ नहीं। तो अगर मैं डेली बेसिस पे देखूं तो 5 ही घंटे हो रहा है, लेकिन अगर मैं वीकली बेसिस पे देखूं तो 9 घंटे हो रहा है। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 क्या कहता है? विच एवर इज हायर। तो हायर क्या है? 9 आवर्स। तो 9 आवर्स ओवर टाइम मिलेगा। ओवर टाइम का रेट क्या होता है? नॉर्मल का डबल। नॉर्मल वेज रेट हमने निकाला 37.5, 37.5 इंटू 2 बिकम्स हाउ मच? 75 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय 9 आवर्स, 675 रुपीज। चेक ऑल ऑफ यू। अभी पूरा क्वेश्चन हुआ नहीं, ये तो हो गया ओवर टाइम। अब एक काम करते हैं, यहीं पे इसके नॉर्मल आवर्स निकालते हैं और उसके नॉर्मल वेजेस निकालते हैं, और फिर हम निकालेंगे टोटल वेजेस। टोटल वेजेस का फॉर्मूला क्या होगा? ओवर टाइम वेजेस प्लस नॉर्मल वेजेस। क्लियर हो रहा है ना सभी को? भाई रजिस्टर में सॉल्व करेंगे बट अभी सिर्फ समझ रहे हैं। अच्छा, नॉर्मल आवर्स कैसे निकालेंगे? नॉर्मल, चलो बी का निकाल लेते हैं। बी के तो सारे के सारे 48 नॉर्मल आवर्स हैं। नॉर्मल वेजेस 48 इंटू 12.5, ये होता है, अरे 12.5 इंटू 48, ये होता है 600 रुपए। तो टोटल वेजेस में कितने हो गए? 600 रुपए। ये क्लियर हो गया? एनी डाउट, कंफ्यूजन, एनीवन? अब मैं आता हूं वर्कर ए के केस में। वर्कर ए ने टोटल कितने घंटे काम किया है? 49, जिसमें से 5 घंटे ओवर टाइम है। तो नॉर्मल आवर्स होंगे 44। आया सबको समझ में? बेटा लेबर लॉस जो है वो लेबर के बेनिफिट के लिए बने, बट इट शुड नॉट मेक हार्डशिप ऑन एम्प्लॉयर। तो 49 से ज्यादा का पेमेंट नहीं मिलेगा। जब काम 49 किया हो तो पेमेंट तो 49 का मिलेगा, जिसमें से 5 घंटे ओवर टाइम है। तो 49 माइनस 5, 44 इज नॉर्मल। 44 इंटू नॉर्मल वेज रेट है 25, 1100 रुपए। और टोटल वेजेस कितना हुआ? 1100 प्लस 250, 1350 रुपए। चेक करिएगा। क्लियर हुआ? पक्का? वर्कर सी 57 माइनस 9, 48 इंटू 37.5, 1800 प्लस 675। अगर ये क्वेश्चन यहां तक ही होता था तो ये आंसर होता था। ये क्लियर हो गया सबको? पक्का? अब देखो कुछ और इंफॉर्मेशन है यहां पर, इसलिए हमारे आंसर्स चेंज होंगे। इंफॉर्मेशन क्या है? इन टर्म्स ऑफ एन अवार्ड इन एन एम्प्लॉय कॉन्सिलिएशन, द वर्कर्स आर टू बी पेड डियरनेस अलाउंस ऑन द बेसिक कॉस्ट विच वर्क्स आउट टू 968 फॉर द रेलेवेंट मंथ। अब हमने जो सारे कैलकुलेशंस किए वो सिर्फ और सिर्फ किस पे किए? बेसिक पे। हमने डियरनेस अलाउंस कैलकुलेट किया नहीं। मतलब हमने जो किया वो प्रिंसिपली सही है, वैल्यू वाइज सही नहीं है। हैव यू अंडरस्टूड? बट आपको एक्सप्लेन करने के पीछे लॉजिक समझ में आ गया आपको? ठीक है। तो मुझे यहां पर इफेक्टिव आर्ली रेट निकालना पड़ेगा। इफेक्टिव आर्ली रेट में कैसे निकालूंगा? बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस। ठीक है, ओके। डियरनेस अलाउंस इज पेएबल टू ऑल द वर्कर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ वेज रेट if they are present or they are on leave for all the working days। चाहे A हो, B हो या C हो। आप देखोगे तीनों में से सबसे महंगा कौन है? C। सबसे सस्ता कौन है? B।
पर फिर भी डियरनेस अलाउंस का अमाउंट तीनों के लिए सेम है। संडे इज अ वीकली हॉलीडे फॉर ईच वर्कर हैज टू वर्क फॉर 8 आवर्स फॉर ऑल वीक डेज एंड 4 आवर्स ऑन सैटरडे। तो कंपनी की पॉलिसी दी है मंडे टू फ्राइडे 8 घंटे काम हो रहा है, सैटरडे को 4 घंटे काम हो रहा है, संडे की छुट्टी है। Overtime is paid twice of ordinary wage rate if a worker works for more than 9 hours in a day और 48 hours in a week। ये प्रोविजन किस चीज की है? फैक्ट्रीज एक्ट 1948। दोस्तों अगर आप देखोगे क्वेश्चन का टाइटल छोड़ दो क्योंकि वो तो मैंने बनाया, क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया। क्वेश्चन में कहीं फैक्ट्रीज एक्ट 1948 का जिक्र किया है? नहीं किया, लेकिन प्रोविजन फैक्ट्रीज एक्ट 1948 वाली है। अब इमेजिन करो जब आप इसको सॉल्व करोगे तब अगर आप आंसर में फैक्ट्रीज एक्ट 1948 को रेफर करके आते हो तो वैल्यूअर पे क्या इंप्रेशन पड़ेगा, उसको समझ में आ जाएगा कि बंदे ने प्रोविजन को अच्छे से पढ़ा है। कैलकुलेट द वेजेस पेएबल टू ईच वर्कर, हर एक वर्कर को कितने वेजेस पे करना है ये आपको कैलकुलेट करना है। मैं आपको सोल्यूशन दिखा रहा हूं, आपको जस्ट अपने माइंड में लीजिएगा, आपको खुद को सॉल्व करना है। मैंने एक्सप्लेन इसीलिए किया क्योंकि आपको खुद को सॉल्व करना है। सोल्यूशन आप स्टार्ट करेंगे बाय राइटिंग द प्रोविजन। क्या है प्रोविजन? पढ़िएगा। As per the provisions of Factories Act 1948, a worker will be eligible for overtime if he works for more than 9 hours per day or more than 48 hours per week, whichever is fine। ये क्लियर है? आप एग्जैक्टली ऐसा टेबल बनाएंगे वर्कर ए बी सी का, जहां पर इनके एक्चुअल आवर्स लिखेंगे। ये एक्चुअल आवर्स आपको कहां से मिलेंगे? क्वेश्चन से, ये देखिए। लेकिन दूसरा कॉलम बनाएंगे ओवरटाइम आवर्स। आंसर मैच कर लेना, हमारा सही है। ए का 5 घंटा है क्या? चेक कर लो। ए का ओवरटाइम 5 घंटा, बी का कुछ नहीं है और सी का 9 घंटे। ये मैच हो रहा है। क्लियर हो गया आप सबको? ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, इनके वेज रेट को हमने सिर्फ कंसिडर किया था बेसिक। तो अब आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा? बेसिक वेज रेट प्लस डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस है 968 रुपीज। ये 968 कैसा है? मंथ। अब हमें एक महीने के आवर्स निकालने पड़ेंगे। एक महीने के आवर्स कैसे निकालेंगे? ये देखिए दिया है ना 176। तो 968 रुपीज डिवाइडेड बाय 176 आवर्स, मतलब 5.5। समझ में आया? मतलब हर एक का जो बेसिक आर्ली रेट है 25 रुपए, उसमें 5.5 ऐड होगा, 12.5 में 5.5 ऐड होगा और 37.5 में 5.5 ऐड होगा। फिर आपको मिल गया नॉर्मल आर्ली रेट और यहीं पे आप क्या निकालोगे? ओवर टाइम वेज रेट। ओवर टाइम वेज रेट कैसा होगा? डबल हो, और सिंपली आर से मल्टीप्लाई करके आपको आंसर निकालना है। क्लियर हो गया सभी को? पक्का? 100%? कोई डाउट किसी को? क्या हो गया? हाँ, हो गया? भाई प्रोविजन बहुत प्रैक्टिकल है यार। 8 घंटों पे ऊपर आप ओवरटाइम नहीं दे सकते हो ना, किसी किसी दिन जरूरत होती है। यू कैन नॉट बी सो हार्श टू एम्प्लॉयर्स। क्लियर? सो 4th नंबर आप लोग करेंगे और 5th नंबर में आपको होमवर्क नहीं दे रहा हूं, 5th नंबर हम लोग बाद में करेंगे। यहां पर हम ओवरटाइम और आइडल टाइम का कंसेप्ट खत्म करते हैं। कल हम बहुत अमेजिंग कंसेप्ट चालू करने वाले हैं। कल मतलब मंडे को द कंसेप्ट इज हालसे एंड रोवन। दैट्स गोइंग टू बी अमेजिंग। थैंक यू सो मच। हैव अ वंडरफुल संडे। थैंक यू।